राठौड़ रायपुर से आया हूँ और लगभग 22 साल हो गए हैं जीवन विद्या से जुड़े हुए। और अध्ययन शिविर मैंने 75 साल की उम्र में मैंने अध्ययन शिविर किया और मेरे साथ में 18 साल के बच्चे भी थे अध्ययन शिविर में, वो मेरे साथी थे। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमको तो ये जीवन विद्या मिली 58 साल की उम्र में, वहाँ से हमने जीना शुरू किया है। तो अफसोस आज भी है कि और पहले मिली होती तो पता नहीं क्या और कर गुजरे होते कुछ। अब ये अरमान लेकर ही हमको जाना है। अब 80 साल की उम्र है आज। आप इस बात के लिए तालियां हो जाएं, 80 साल की उम्र में भी उत्साह मुकुंद भाई और हितेश जैसा है, हितेश भाई जैसा है। ये बच्चे लोग बैठे ना, उमेश ठाकुराम जो आपने बोले, मुकुंद, आपका उत्साह इनके जैसा है। उम्र बेशक शरीर की 80 साल है। आप लोग को देखकर ऐसा लगता है काश हम भी इस उम्र में हमको ये विद्या मिल गई होती तो कुछ ढंग से जी पाते। अब तो क्या है, जब सम्मा बुझ गई तब जीने का ढंग आया। कहाँ बुझी है? हमको राकेश भाई क्या कहते हैं, बुझ गई क्या? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हाँ देखिए, अब सब समझ गए, केवल शरीर की आयु है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। हम लोग दिनेश भाई राठौर, सुभा दीदी, राकेश भैया, राजा भैया, अच्छा राजा भैया ने जगह बदल ली, मैं थोड़ा ऐसे ही देखता हूँ। पहले एक गोष्ठी भी करते हैं, उसके में जो हम जैसे अब चर्चा कर रहे हैं तो अध्ययन के बाद भी क्या करते हैं, है ना, इन्हीं चीज़ों को और गहराई से सोचते हैं, तो हम सब बात करते रहते हैं। तो दिनेश भैया का उत्साह जो गोष्ठी होती है ना, भैया भी है पीछे, एक मिनट, माइक, हाँ एक माइक उधर है, पहले उनका भी परिचय हो जाए और फिर दया बहन। और तो लेकिन दिनेश भैया की खासियत है कि कोई भी टॉपिक की शुरुआत तो है ना खुद, जैसे ओपनिंग बैट्समैन होता है वो करते हैं, मतलब पढ़ के, और जिज्ञासा, उत्साह, कोई झिझक नहीं है कभी भी पूछने में। एक दिन हमारे घर आए तो लिफ्ट में एक बहन मिल गई, तो मैंने बताया ये हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे भाई लगते ही हैं मतलब। तो भाई साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, बड़े तो यही हैं ज्ञान में हैं। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई नहीं कि बड़े भाई कौन से। हमने कहा नहीं, यही बड़े भाई हैं। तो लेकिन ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, विनम्रता है ना। तो दिनेश भाई का आज मन हुआ, हम सब यहाँ हैं तो गोष्ठी आज यहीं कर लेंगे आप लोगों के साथ में, है ना, ऐसा सबका मन बना तो हम सब उपस्थित हो गए आपके स्पीच। जी नमस्कार भैया। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। हाँ जी भैया। मेरा नाम शेष नारायण चंद्राकर, शासकीय सेवा से कार्यमुक्त हो चुका हूँ, रिटायर हूँ, धमतरी का रहने वाला हूँ। पूर्व में परिचय शिविर भी किया था और ये जो अभी जो 6 महीने का चला था उसमें 1 सप्ताह के लिए यहाँ अध्ययन बिंदु शिविर में भी आया था। और उसके बाद अभी ये अध्ययन बिंदु वाला शिविर में पुनः 1 सप्ताह के लिए फिर ऐसे आया। बढ़िया, बस विद्या को तो मैं बहुत पहले से मैं जानता था, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन पाया था मेरे से। जी जी बढ़िया। शेष नारायण भाई, है ना, भरत भाई का भी परिचय हो जाए। हेलो, ठीक। मेरा नाम भरत, मैं सूरत गुजरात से हूँ। जी। परिचय शिविर तो सोमभैया का 19 में गुजरात में हुआ था, निकोरा में। तब से थोड़ा सेपरेट हुआ कि भाई हमारा लाइफ में जिंदा और जीना 2 पार्ट होता है। हम तो समझ रहे थे भाई हम जी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, जितनी आवश्यकता थी इससे ज़्यादा था, फिर भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो होता रहा, एक के जगह 2, एक के जगह 2, सब कुछ मिला, लेकिन थोड़ा खालीपन लगता था। तो वो शिविर से कुछ ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक कुछ वस्तु है, तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आने लगा। साथ में कंटिन्यू जितना शिविर गुजरात में हुआ सोम भैया का, वो निरंतर रखा। और पिछले साल हम आए थे अगस्त में,
2 महीने के लिए किया कुछ अध्ययन, कुछ व्यवहारिक काम के हिसाब से जाना पड़ा। फिर मन तो बनाया था भाई आना ही है, तो कल पहुंच गए। 6 महीने का पूरा अध्ययन करने का है और जीना कुछ सीखना है बाकी, कि हमारे तरफ हमारा ध्यान जाए। अब तक तो हम बाहर हमारा पूरा ध्यान जाता था, भूल ढूंढते थे, हमारा कुछ गलती दिखता ही नहीं था। तो गलती तक पहुँचे कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं और सही करने का है, ऐसा कुछ मन बना के आए हैं। देखते हैं। सबका बहुत बढ़िया धन्यवाद। बात भाई। दया बहन साथ में है। नमस्ते सभी को। मेरा नाम दया, हम सूरत से, गुजरात से। वो भरत भाई मेरा हस्बैंड है। मैं अध्ययन करने इधर आई, पहले सोमवाई की शिविर किया था, तो मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता था, नहीं समझ आता था, कुछ नहीं होता। इधर मैं 2 महीना पठन करने आई, तो हिंदी भी आ गई, पठन भी कर सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ और समझ भी लेती हूँ। बस वही। बहुत बढ़िया। तो जैसे बताया, भरत भाई और दया बहन पिछली बार 6 महीने के अध्ययन में आए थे, शुरुआत हुई, लेकिन बीच में पारिवारिक कार्यों की वजह से जाना पड़ा। पर बढ़िया बात है, दोबारा से स्वागत बाकी सबके साथ में, है ना। आपका सभी को सहयोग भी मिलेगा क्योंकि आपने पहले कुछ तो अध्ययन किया ही हुआ है। बहुत बढ़िया। तो बाकी तो सब पुराने साथी हैं। करें दामोदर भाई, शुरू करें शिविर को। अच्छा, कुछ भजन वगैरह गाएंगे आप? कौन गाते हैं? जितेंद्र भाई हैं? अच्छा, जितेंद्र भाई इन्हीं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा नाम बता रहा। अच्छा, कि जितेंद्र भाई है ना आप? हाँ हाँ, तो आप ही की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, कल आएंगे तो कल सुनेंगे आपसे, या आज गाने का मन कर रहा है आपको? आज ही मैं अच्छा, चले जाओ। गीत गाने के बाद चलिए चला गा जाऊंगा। दीजिए फिर, कोई बात नहीं। परिचय भी हो जाए आपका थोड़ा सबके लिए। यहीं से गाऊं? थोड़ा सा परिचय, हाँ यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा परिचय कर दीजिए। भैया एडमिशन कराने आए बच्चे का, है ना। हाँ जी, अपना परिचय दे दें तो अच्छा रहेगा, और साथ में सभी मेरे विद्वान शिक्षक भाई बहनों को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार साहू, पीए समली भाठा, विकासखंड बगल रोड, जिला धमतरी में पदस्थ हूँ। मैं 2009 छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन से 2009 में पहला बैच में मैं अध्ययनार्थी के रूप में आना हुआ। उस समय मेरा परिस्थिति ऐसा था कि शादी के पहले दिन रुक पाया और दूसरे दिन ऑर्डर आया 1 साल के लिए अध्ययन शिविर में जाना है। तो मैं श्रीमती को जिस स्थान पर छोड़ना था वहीं छोड़ के आ गया। तो उनसे प्रश्न आता था कि आपको अध्ययन में जाना था तो शादी क्यों किए? तो मुझे क्या पता, शादी करने के बाद अध्ययन के लिए ऑर्डर आ जाएगा SCRT से। तो सभी को सह अस्तित्व के रूप में कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो साथी थे शाम को बात करने के लिए बोलते थे कि नहीं शादी हुई है तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो दूर दूर होने के बावजूद भी हम कितने पास हैं, ये सूत्र हमको दर्शन से मिला। तो हम दूर दूर होकर भी पास पास रहते थे। अभी संबंध को नहीं पहचानते तो पास पास होकर भी दूर दूर होते हैं। अभी भी ऐसी ही घटना है। पत्नी और बच्चे यहाँ मैं सुरेंद्र पाल भैया के हवाले छोड़कर अपने गंतव्य स्थान में जा रहा हूँ, पूरी उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ही आत्मविश्वास के साथ। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध मेरे पत्नी और बच्चे को लेकर नहीं है। बस इतना परिचय है। गीत में SCRT पूरे डाइट में छत्तीसगढ़ एजुकेशन में 10 वर्षों से परिचय शिविर लेते आ रहा हूँ कंटिन्यू, चाहे दंतेवाड़ा हो, बस्तर, कांकेर, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में पूरी एक आत्मविश्वास से भरा हुआ एक शिविर 200 टीचरों को देते आया हूँ।
दिनेश भाई के साथ भी मेरा नगरी डाइट में जाना हुआ, काफ़ी प्रयास रहा है। तो एक गीत मैं गुनगुनाता हूँ, उस गीत को गाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ अभी। गीत गा रहे कि उदाहरण थोड़ा ठीक ठाक हो गया नहीं? और कौन शेयर करना चाहेंगे? किसी को ऐसा कोई बात समझ में आई? हाँ जी गीतेश्वरी दीदी बताइए, आप माइक ऑन कर लें। हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं गीतेश्वरी। कल आप जो पॉइंट बताए थे मामा जी, उनमें से ना सुख और दुख वाला मुझे अच्छे से समझ में आया कि हमें दुख कब होता है कि कुछ चीज़ का अभाव हमको लगता है, अभाव ही होता है। जैसे कि भूख लग रही है तो भोजन का अभाव है नहीं, भोजन मिलेगा तो अभाव ही नहीं रहेगा, तो फिर हमें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए ये बात मुझे समझ में आई। और भाषा के बारे में जो आप बताए थे ना, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द और सुविधाजनक शब्द यूज़ करते हैं, वो वाली बात भी समझ आई थी। और एक था आवेश, आवेश को भी मैं अच्छे से समझी। बढ़िया। तो मतलब अभाव ही दुख है। हम में किस चीज़ का अभाव है? ज्ञान का अभाव है, समझ का अभाव है, मूल्यों का अभाव है, विश्वास का अभाव है, प्रेम स्नेह, इनका ही अभाव, यही दुख है। ये भर जाता है, ये आ जाता है हम में। और कैसे आता है उसकी रेसिपी है, वही उतना ही अध्ययन प्रक्रिया है, इतनी ही बात है। और वो कल मान्यता वाला बताया ना, उसका भी अच्छा लगा। वो पिंटू चिंटू, मतलब जो पिंटू रहता है वो मान लेता है कि हाँ। मान लेता है कि सब चीज़ है, बेटा है, कार है और क्या नाम भी है करके। हाँ। तो वो मान लेता है तो दुर्गति में पहुंच जाता है। तो हाँ। उसको जांचता नहीं, अगर जांचता तो वही जिम करते रहता, तो कूदने की जरूरत नहीं। तो जब हम कुछ भी मान लेते हैं तो दुर्गति हो सकता है, बहुत भयंकर स्थिति में पहुंच। बहुत बढ़िया। यही दिनेश भैया जो कह रहे थे कि इनको 58 ईयर में मिला, तो तब तक काफ़ी कुछ झेल चुके होते हैं आदमी, है ना। बचपन से पहले झेलता है माँ बाप को, परिवार को, समाज को, पहले मानता है ना। तो 10-15 साल मानने में जाते हैं, फिर उसके बाद मनवाने लगता है। ट्रायल एंड एरर चलता है। ट्रायल एंड एरर, मानने में और मनवाने में उम्र गुजर जाती है ना। लेकिन दिनेश भाई की उपलब्धि ये है कि उन्होंने 58 ईयर के बाद में भी जो शुरुआत की यात्रा, काफ़ी आगे अच्छी प्रोग्रेस कर ली है और आगे की यात्रा के लिए तैयार है। क्यों भैया? एकदम ज़बरदस्त। तो ठीक बात है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो नागराज जी ने अनुसंधान किया है, ये शिक्षा का अनुसंधान है कि बच्चे को पैदा होते ही एक चीज़ मिल जाए तो हमारी जो 18 साल तक की वो जीने की तैयारी के रूप में माना जाता है ना। शिक्षा, मानव में जो शिक्षा का प्रावधान है, 14 से 18 साल तक हमको शिक्षा चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम उसको जीते हैं, है ना। फिर जीने के बाद में दूसरे को शिक्षा देने के लिए, है ना, उनमें सहयोगी होते हैं। इतना ही मानव का जीवन का, है ना, क्रम है, जिसको पुराने राकेश भाई के साथ बात कर रहे थे, पुराने समय में आश्रम की बात की है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि शिक्षा सीखने वाला, गृहस्थ आश्रम उसमें प्रमाणित होने वाला, और फिर वानप्रस्थ और संन्यास समाज में भागीदारी के अर्थ में, जंगल जाने वाला नहीं है। पहले जंगल जाने जैसा मानते थे, नागराज जी ने उसको ठीक कर दिया है कि फिर वो व्यवस्था में प्रमाणित होने का, व्यवस्था में भागीदारी का समय है ना। इस तरह से उसको ठीक किया है। ठीक है बेटा, आप वहाँ ठीक हो, नहीं तो आगे भी आ सकते हो। यह बेटा आप आ जाइए आगे, जगह है यहाँ पे। आज आयरा बेटा, अच्छा आ गई हैं। एक यहाँ पर जगह है, एक यहाँ पर जगह है। जो 6 महीने में निरंतर अध्ययन में, ऐसे हमारे व्यवस्थापकों का कहना है, उनको तो, है ना, आसपास ही रहना है। थोड़े जैसे भरत भाई आगे से ऐसा नहीं आपके लिए है, पर लगभग वैसा नियम इन्होंने बताया। हाँ जी, चक्रधर। हाँ भी, चक्रधर भाई बता रहे हैं जी। कल भैया एक बार मैं पेंडुलम बन गया था सुख और दुख के बीच में, कि दुख के अभाव से सुख हो जाएगा करके। तो वो मेरे को, वो मेरी श्रीमती जी जो उदाहरण दी थी गड्ढा, हाँ, और मिट्टी का, तो वो तो उसमें मेरे से फिट नहीं बैठ रहा था। कुछ लेवल तक जाके वो छूट जा रहा था। जैसे ही मैं भाव पक्ष में आया तब कंप्लीट हो गया। तब मेरे को लगा कुछ टाइम का ड्यूरेशन था कि गड़बड़ कर रहा हूँ। वो इसलिए हुआ मेरे को क्योंकि सुख को जब निरपेक्ष बोला गया तो मैं व्यापक से जोड़ने लग गया, और उसी में गोल गोल घूम के वो ऐसा बन चुका था।
नहीं, वो वैसे आप क्लियर सही- हुआ जब भाव में पहुंचा तब। पर आपने ज्ञान सही- गोचर में सही घूमे, व्यापक के साथ उदाहरण कोई लगता नहीं है, नहीं है ना? लगता। हाँ, उदाहरण हमारे जीने के साथ में ही है। जैसी निरपेक्षता में जाते हैं तो सब उदाहरण विलय हो जाते हैं, है ना? तो ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो गया अभी। लेकिन बहुत बढ़िया। राजा भैया कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बताइए। भैया एक बात कल बहुत अच्छे से मुझे क्लिक किया, वो ये कि प्रकाश का नहीं होना वो अंधेरा है। अंधेरा वास्तविकता में कोई रियलिटी है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, सुख का नहीं समझ होना दुख है, दुख वास्तविकता नहीं है। ये बात मुझे कल छुआ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और किसी को कुछ कहना हो कल के बारे में? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। कोई कल की बात पे भैया एक डाउट थोड़ा क्लियर करना हाँ, था। बिल्कुल। भैया एक बार बात हुई थी कि अगर मैं समझ के लिए कोई सा उत्सुकता लेके आता हूँ और रात को किसी बड़े लोगों का दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो वो आवेश में आ जाता है, इस टाइप का बात हुआ था। तो वो किस आवेश में आएगा? वो उतना टाइम तो मैं मान लिया कि हाँ मेरे शरीर में आवेश आ गया, मैं दरवाज़ा खटखटाने पहुँच गया, उसको मान भी लिया कि मेरे अंदर में आवेश आ रहा है, लेकिन कौन सा आवेश है ये डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी भी। तो आपने ऐसा कुछ किया, मतलब किसी बड़े आदमी का दरवाजा खटखटाया? नहीं, ऐसा बड़ी सोच, बड़ी वो आवेश था मेरे में, अभी भी लगता है जैसे अभी सोच रहा हूँ ना, अंदर में आवेश महसूस होता है। नहीं, मतलब क्योंकि उत्सुकता वो लक्ष्य के लिए है, ऐसा सोचता हूँ मैं कि मैं लक्ष्य उस चीज़ को जान जाऊँ, समझ जाऊँ। तो थोड़ा वो सा किस में परिस्थिति को अच्छे से समझ लेते हैं कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी से, है ना? और किस समय पूछना चाह रहे हैं? वो अगर मेरे को रात में 11-12 बजे भी आ जा रहे हैं तो मैं चला गया दरवाज़ा खटखटा के, इसको बताइए। हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कल्पना कर रहे हैं या ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा सिचुएशन आया है कि रात को मैं सोया हूँ, 1 बजे उठ के फिर से शुरू हो गया। नहीं, किसी को पूछने गए हैं आप, ऐसा कह रहे हो? नहीं, ऐसा गया नहीं हूँ, लेकिन ये स्कूल टाइम में हुआ था। वो स्किल बेस्ड वो था, स्किल के लिए जब पढ़ाई कर रहा था। तो आप ही में पूछने से पहले आवेश आया, ऐसा? आप ही में आवेश आया है, वो व्यक्ति जिसको हाँ, पूछने? मेरे में आवेश है, ऐसा बात हुआ था। तो वो आवेश मेरे में आ रहा है या फिर जो एग्रेशन है मेरे अंदर में कि मेरे को नहीं जानना ही है अभी, और अभी आप बताओ मेरे को। तो किसी का दरवाजा मैं खटखटा रहा हूँ तो आवेश तो आया है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो वो कौन सा आवेश है ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। मतलब अचानक जिज्ञासा आई है रात को, ऐसा क्लियर मुझे लग रहा है अब, है ना? और रात को 1 बजे ही किसी को पूछना है, तो वो आवेश है कि अभी इसका जवाब मिलना है। कौन सा आवेश है भाई? ऐसा कह रहे हैं दिनेश भैया, कौन सा आवेश होगा ये? हमने कल 6 आवेशों की बात की, सम्मोहनात्मक और 3, है ना? सम्मोहनात्मक में होते हैं ना काम, लोभ, मोह, और 3 विध्वंसात्मक होते हैं, क्रोध, मद, मात्सर्य। तो इनका ये आवेश जानने का, तुरंत ही उत्सुकता को रात को 11 या 1 बजे ही जानना है, ये कौन सा आवेश माना जाएगा? विध्वंसात्मक तो नहीं है, क्रोध तो नहीं आ रहा है। हाँ, है ना? जानने किसको है? वो स्किल वाला जानना है, इंजीनियरिंग का कुछ वो। हाँ, उस टाइम में भी समझ के लिए लग रहा है। नहीं, अभी तो आवेश आएगा ही नहीं। खैर, अभी तो आप सोचोगे सुबह पूछ लेंगे, रात को क्यों पूछने जाओगे 1 बजे, अगर, है ना? तो कौन सा लगता है आपको, कौन सा आवेश है? लोभ। मोह और लोभ का ही मिश्रण है। लोभ होता है कोई चीज़, लोभ का मतलब है ना, कि लाभ के अर्थ में, जो जैसे हम कहते हो वस्तु से रहें, तो उस समय हमको वो वस्तु की ही बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है वो स्किल के रूप में, जानने के रूप में, है ना? तो उसका ही अर्थ होता है। जिज्ञासा आवेश नहीं है, पर अगर इस तरह का जिसको ये वर्णन कर रहे हैं वो आवेश है, जिज्ञासा तो आवेश नहीं है। तीव्र इच्छा भी आवेश नहीं है,
उत्सुकता जो है, अगर जिज्ञासा के अर्थ में कह रहे हैं तो वो तो आवेश नहीं है। मद, अच्छा मद में भी जाएगा क्या? कैसे आपको लगता है मद में जाएगा? माइक ले लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मद में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे में ये पेशेंस नहीं है। मैं इस जिद पे आरूढ़ हो गया हूँ कि मुझे इसका जवाब अभी चाहिए, तो वो सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी हो सकता है। इस तरीके से ठीक है। देखिए जो ये आवेश हैं, अभी हम इनको एक एक करके देख रहे हैं, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक एक का करते हैं। अपने में अगर हम विश्लेषण करने जाते हैं तो एक एक आवेश को अलग अलग देख रहे हैं, पर हम में क्या ऐसा होता है कि एक समय में एक आ रहा है, फिर दूसरे में दूसरा ही आएगा। सारे लगभग हमेशा ही रहते हैं, तो सबका मिश्रण ही होता है। होने के रूप में, समझने के रूप में एक एक को देखते हैं। जैसे जीवन क्रियाओं को देखते हैं, आस्वादन को अलग देख रहे हैं, चयन को अलग देख रहे हैं, तुलन को अलग देख रहे हैं, लेकिन जब होने के रूप में घटती हैं तो सब एक साथ घटते हैं, है ना। तो आवेशित हैं हम, तो आवेशित काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य सब जुड़े हुए हैं, एक साथ ही उपलब्ध रहते हैं, तो उनका मिश्रण ही होता है ना। तो समझने के व्याख्या के रूप में काम किसको कह रहे हैं, क्रोध किसको कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब जीने में देखेंगे तो सब एक साथ देखेगा, तो सबका रूप है वो, है ना। और कोई कल की बात पे कोई क्वेश्चन, डाउट? बढ़िया, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आज हम वैसे अनादि भाई कह रहे थे कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कल ऐसे बात हो रही थी कि पहले प्रक्रिया को ले लें, है ना। संकेत भैया प्रक्रिया आज ले लेते हैं, है ना, बाकी आपसे बात करेंगे। हमारे जो ये अध्ययन की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो ये है कि हम बहुत सारे लोग मिलकर इस 6-7 महीने के अध्ययन को करते हैं, है ना। जिन्होंने पहले जैसे दया भाई और भरत भाई ने किया, दया बहन और भरत भाई तो अलग अलग पुस्तक को अलग अलग प्रबोधक लेते हैं, है ना भैया। ऐसा ये बाद में क्लियर करेंगे, अध्ययन बिंदु का बिंदु नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी से ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम इस चीज़ को। तो शुरू में जब कोई परिचय शिविर लेते हैं तो वो प्रबोधक विशेष हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें फलाने व्यक्ति की ही बात सुननी है ना, उसी की अच्छी लगती है, जो मोह में जाता है ना। तो हमारा वस्तु के साथ संबंध नहीं है, अभी व्यक्ति के साथ ज़्यादा लगता है कि नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, इनकी तर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, या इनका शैली ज़्यादा अच्छी लगती है। अध्ययन का मतलब है कि अब हम व्यक्ति की बजाय जो वस्तु है उस पर केंद्रित करते हैं। बताने वाला कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरी जगह संकेत भैया खड़े हो सकते हैं, कोई और भी खड़ा हो सकता है। हमारा ध्यान कहाँ पे होना है कि हमको रेसिपी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वस्तु क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो जीना अपने साथ है, प्रबोधक अपने घर, हम अपने घर, है ना। तो कुछ समय के लिए तो 1-2 दिन मैं रहूँगा, फिर संकेत भैया रहेंगे, फिर मैं आ जाऊँगा, ऐसे भी अध्ययन बिंदु को भी ऐसे चलाएँगे, है ना। तो इसमें किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत है ना, है क्या, है कोई नहीं, ऐसे ही चलने वाला है 6 महीने। क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना, हम सब शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इस वस्तु का, और अपने अपने नज़रियों को, अपने अपने तर्क को आपके सामने रखते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पर्सपेक्टिव मिल जाए, ये हमारा पर्पज़ होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो परिचय शिविर में, है ना, बताने वाला ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, अध्ययन तक, अध्ययन बिंदु में थोड़ा 50-50 हो जाता है, और उसके बाद में आप ही को ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग थोड़ा सा सहायक है। ये थोड़ा अध्ययन की प्रणाली रहती है, ठीक है ये बात। और आखिर में फिर आप खुद ही आपको सोचना है, जब मनन करना है, जो अध्ययन की प्रक्रिया भी बताएंगे, तो धीरे धीरे आप और वस्तु, आप और अस्तित्व, है ना, फिर बीच में किसकी ज़रूरत है किसी की ज़रूरत, संकेत भैया, ठीक है देविका बहन, ठीक, बढ़िया बात। तो अभी अध्ययन प्रक्रिया कर लेते हैं, बाकी हम और संकेत भाई थोड़ा दोपहर को आज बैठ जाएंगे,
कि क्या कवर करना है ताकि एक फ्लो बना रहे। ठीक है भैया, चलिए। तो हम एक अपने में थोड़ी देर के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं। हमको सोचना है। क्या सोचना है? इतना सोचना है कि मानव एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जो भी आयु है ना, जितनी भी आयु है शरीर की, उसमें हमने व्यक्तिगत रूप में हमने क्या क्या किया है, क्या क्या काम करते हैं, हम क्या क्या किया है और अभी भी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं सुबह से शाम तक। ये तो निरीक्षण हुआ। हमारे भाई बंधु दोस्त वो क्या करते हैं, ठीक है। और फिर पूरी मानव जाति को देखें कि सारी मानव जाति क्या करने में लगी हुई है। इसको थोड़ा सा देर के लिए अपने में जांचना है और फिर मुझे बताना है। तो मैं 30 सेकंड का समय आपके पास है, क्योंकि कर ही रहे हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तब तक मैं बोर्ड को ठीक करता हूँ, आप सोच लीजिए। सर हाँ जी, क्लियर है। एक बार और समझाइए, मतलब क्या एक क्या, बार क्या और। चीज़ सोचना है? क्या चीज़? हाँ जैसे हम सुबह उठते हैं, हाँ टूथ ब्रश कर लेते हैं, ये सब नहीं बताना है ना कि हमें सुबह उठते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, फिर चाय पीते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, रेड टी बनाते हैं, है ना, हॉट टी बनाते हैं, कड़क चाय बनाते हैं, कुछ कुछ तो बनाते हैं, फिर बाथरूम टॉयलेट, ये सब डिटेल नहीं बताना है। मुख्य रूप से, प्रधान रूप से क्या करते हैं मानव एज ए इंडिविजुअल, हम परिवार में, समाज में, पूरी मानव जाति क्या कर क्या रही है। और स्पष्ट कर दूं, पशुओं से थोड़ा अलग क्या करते हैं। पशु तो कर ही रहे हैं, पशु के जैसा भी हम बहुत कुछ करते हैं। और ज़्यादा स्पष्ट कर दूं, उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है? एज ए ह्यूमन सोसाइटी हम करते क्या हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन बताएंगे? राजेंद्र भाई बताइए। वो हम प्राण अवस्था, वही जो चार थोड़ा माइक को पास रख लें। प्राण अवस्था, जीव अवस्था और एक तीसरी अवस्था, इन सब अवस्थाओं में सब एक दूसरे को लेते हैं, लेकिन मानव सिर्फ अवस्था ही फैलाता है और कुछ नहीं करता। हम सबसे इन तीनों से लेते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बस ऐसा तो कर रहे हैं। हाँ जी, और कौन बताएंगे? हितेश भाई। हाँ, माइक हितेश भाई को दें। हम सब लोग मतलब हर टाइम सोचते रहते हैं, जैसा हम लोग को सूचना प्राप्त है, जो मान्यता प्राप्त है, उसके अनुसार सोचते रहते हैं कि अब क्या करना है। मतलब दिमाग में जो बैठ गया ना, उसके अनुसार दिन भर सोचते रहते हैं, रात भर भी सोचते रहते हैं। सोचते रहते हैं, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है दोनों का। और भैया मुझे लगता है कि हमारे अंदर में, ठीक है, कोई जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको ट्रेस करते ये कहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने कुल मिला के हम अपने अंदर में और अपने आसपास, ठीक है, जो भी परिस्थिति बन रहा है या फिर उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो ये तो जो हितेश भाई बोल रहे हैं, विचार का आपने बताया कि विचार करते हैं, बढ़िया बात हो गई। उन्होंने कहा तीनों अवस्थाओं के साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं, प्रदान तो कम करते हैं, आदान ही आदान करते हैं। ये कह रहे हैं विचार करते हैं, आपने भी विचार ही बोला है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मुकुंद भाई के पास भी। हाँ ठीक, हाँ जी, पहले ये आप बताइए। भैया कल्पना और परिकल्पना करके उसको साकार करने में जुटते हैं और मानव से मानव का व्यवहार करते रहते हैं। बढ़िया, मानव से मानव का व्यवहार और कल्पना और साकार व्यवहार करते हैं। बढ़िया, अच्छी बात। इन्होंने एक चीज़ को जोड़ा, कुछ मानव की, मतलब तीनों अवस्थाओं के साथ तो करते ही हैं, पर मानव मानव के साथ भी तो कुछ करते हैं, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा, कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत, नहीं? हाँ जी, और हाँ जी मुकुंद भाई। रोज का काम होता है वो करते हैं, जैसे दैनिक काम होता है, स्वस्थ होना, साफ होना, वो सब करते हैं। और दूसरा
दूसरा मतलब जीविकोपार्जन के लिए सब करते हैं, और तीसरा है अहंकार, जो अपना जिससे खुद को जोड़ रखे हैं उसके अनुसार उसके दिमाग काम करते हैं, बुद्धि, तो उसी के अनुसार वो काम करते हैं। जैसे खुद को शरीर माना है तो शरीर के लिए वो काम करेगा, मतलब स्वस्थ रखने के लिए ऐसे करते। बढ़िया। तो इन्होंने एक चीज़ को ऐड किया, इन्होंने तीनों अवस्थाओं के साथ क्या करते हैं मोटा मोटा बताया इन्होंने, और इन्होंने मिलकर विचार को बताया, इन्होंने थोड़ा व्यवहार को बताया, और इन्होंने जीवों का पार्जन सुविधा है ना उसके लिए कुछ करते हैं, करते ही हैं। और ज़्यादातर देखेंगे तो वही कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं। ज़्यादातर तो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, सुविधा के लिए काम करते हैं, है ना, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। तो ये इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं हम भैया। और जिज्ञासा भी रहती है, अगला पल विचार में आ गया। हाँ, वही जिज्ञासा रहती है। हम करते क्या है, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा दार्शनिक सवाल नहीं है कि हम सुबह से उठकर हम किस में अपना समय लगाते हैं, सुविधा का उपार्जन में लगाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। व्यवहार के लिए कुछ लगाते हैं, कुछ विचार में लगाते हैं, चिंतन में। हाँ, सही है ना जी। शरीर को ही शरीर के ही ऊपर काम करते हैं अभी, जैसे कि पशु लोग जीने की आशा में शरीर के खाना पूर्ति करते हैं, और इंसान उससे थोड़ा सा बेहतर अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए शरीर को ही मान के करते हैं, अभी जीने में नहीं आया है। बढ़िया, गीतेश्वरी बहन ने इसको थोड़ा समराइज कर दिया अच्छे से। ठीक है दिनेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शरीर मूलक जीते हैं, पर ठीक है। सुख कैसे मिलेगा उसका ढूंढते रहते हैं भैया, सुखी कैसे हो। वो तो सारा समस्त प्रयास सुख के लिए ही है, पर अब हम उसका डिटेलिंग में जा रहे हैं, है ना। भरत भाई आप कुछ बोलेंगे? ये बिटिया कुछ नई दिख रही है मुझे, कल आफ्टरनून से इनका परिचय नहीं हुआ है। सुनीता दीदी आपके साथ है? आप जितेश भाई की धर्मपत्नी हैं? नहीं। अच्छा, आप तो अलग हैं। आप तो मोहिनी कहाँ है? मोहित, अच्छा वहाँ पहुँच गए आप। अच्छा, मोहिनी नहीं, क्या नाम बताया आपने? मोहिनी। हाँ, मोहिनी तो है। बढ़िया। तो क्या नाम है बेटा आपका? माइक अध्ययन के लिए आए या ऐसे कुछ दिन सुन रहे हैं? हमें पता नहीं है, थोड़ा तभी उनसे पूछें कि नहीं पूछें, हमें पता चल जाएगा कि वो सुनने के लिए आए हैं। बेटा अपना परिचय दो। मेरा नाम है गीतांजलि साहू। मैं अभी अध्ययन बिंदु के लिए आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए। हाँ, तो ये तो पता तो होना चाहिए हमको। अध्ययन बिंदु के लिए आई हैं आप। क्या नाम है आपका? गीतांजलि साहू। गीतांजलि है? अच्छा, गीतांजलि बेटा जी, बढ़िया। तो आप कल सुना आपने पूरे दिन की बात? स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं। कौन सी क्लास में? तो 8th क्लास में तो नहीं बैठ रही हैं उधर? अच्छा, उधर मन नहीं लगा अभी, ठीक है, देखते हैं। हाँ जी। तो अगर हम देखेंगे कि मानव का पूरा जो कार्य है, दिन भर का जो कार्यक्रम है ना, वो मुख्य रूप से 2 ही भागों में है। सुबह से शाम तक जो भी हम करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या तो शरीर के मूलक सुविधाओं को जुटाते हैं, है ना, उसके लिए कोई व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं। इतना तो करते हैं, है ना। किस लिए करते हैं? ये कि हमारे शरीर की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, सुविधाएं जिसको बोलते हैं, बिजली पानी हवा, है ना, खाना पीना, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मानव जाति को, अगर स्वयं को, परिवार को देखेंगे तो ये काम होता है। करते हैं कि नहीं करते, है ना, कोई भी। तो इसी को हम कह सकते हैं व्यवसाय। इस सारे को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय, है ना। कार्य भी इसी को बोलते हैं। परिचय शिविर में बताते हैं, जो इन्होंने बताया राजेंद्र भाई ने, जो मानवेतर प्रकृति पर हम श्रम नियोजन करते हैं। मानव क्या करता है? मानव के अलावा जो प्रकृति है उसको क्या बोलते हैं? मानवेतर प्रकृति। ये परिचय शिविर का थोड़ा सा रिवीजन है। कार्य करते हैं हम। कार्य क्यों करते हैं? सुविधा के लिए करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे जीने का आयाम है। हम जीते हैं तो ये काम करते हैं कि हमको शरीर स्वस्थ रहे, जो शरीर की आवश्यकता है वो पूरी हो, उसके लिए व्यवसाय में उत्पादन, है ना,
ये दोनों मिला के हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो उत्पादन, कार्य, मानवेतर, प्रकृति पर श्रम नियोजन से सुविधा, ये सब परिचय शिविर में हो जाता है ना? क्लियर है? मानवेतर प्रकृति पर श्रम नियोजन से सुविधा को प्राप्त करना, ये एक कार्य है। उसके लिए हम उत्पादन करते हैं, संपादन करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, है ना? ये सब मिले जुले शब्द हैं। कोई कहे कि हम नौकरी करते हैं, कोई करते हैं हम व्यापार करते हैं, कोई कहे हम तो खेती करते हैं, कोई करते हैं हम तो कपड़ा बनाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। कुल मिला के निकलेगा, इसको सबको मिला के व्यवसाय कह रहे हैं। ये जितना भी सारा है ये एक कार्यक्रम है। करते हैं कि नहीं करते हैं ओम प्रकाश भाई? हर व्यक्ति इसको करता है कि नहीं करता है? एक आयु के बाद में। बच्चे नहीं करते, बच्चों को पढ़ाने को बोलते हैं, बेटा तो करते हैं, अभी से करते हैं। यह बेटा क्या क्या करते हैं बेटा, थोड़ा बताओ। माइक दीजिए। बहुत थोड़ा ही करती हूँ। थोड़ा सा ऊपर माइक से सबको पता चले आप क्या क्या करते हैं। हाँ, गौशाला में दूध निकालना, थोड़ा सा ही, 1-2 गाय का कभी, हाँ 2 गाय का दूध, ज़्यादा गाय का निकालती हूँ। हाँ। और बाकी गौशाला ठीक चल रही है। गायों का स्वास्थ्य, गाय का स्वास्थ्य को, हाँ, और उनका जो चारा है उस सब का ध्यान देना। मैं करती नहीं हूँ, पर एक तरीके से वो मैनेजमेंट हाँ, वो करती हूँ बस, अभी नहीं। बढ़िया। हाँ। आयरा बेटा आप भी कुछ करते हैं? अभी नहीं करते, कुछ तो करते हो। इन्होंने बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं, चाय भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो ये भी उसमें आता है। बनाते हैं ना बेटा चाय? थोड़ा बोलती कम है, करती ज़्यादा है। वो भी कम बोलती हैं, है ना? तो कोई भी मानव है ये सब करता ही है, ये एक उसके जीने का आयाम है, व्यवसाय। इसको हम क्या एक शब्द बोल रहे हैं? व्यवसाय। व्यवसाय में नौकरी, व्यापार, उत्पादन, अपना भी घर का खाना बनाना, ये सब उसमें आ जाता है ना? ये सब जो भी शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में किया जाता है, सारा का सारा व्यवसाय। फिर इन्होंने बोला है ना कि भाई अब ये व्यवसाय किस लिए करते हैं? नौकरी आदमी करता है, क्यों करता है? सुविधा लाता है, कहाँ समर्पित कर देता है सारा का सारा? कोई आदमी नौकरी करता है, उससे चीज़ें लाता है, कहाँ ला कर देता है? परिवार में। क्यों देता है? बच्चे को देता है, पति पत्नी माँ बाप सबकी, है ना? जो भी करता है व्यवसाय वो किसके लिए करता है? अगर बच्चे नहीं है, घर ही नहीं है, तो आदमी कुछ करता दिखता है क्या? जिसका परिवार नहीं होता है, छुट्टे सांड की तरह कहीं भी घूमता रहता है, कुछ कार्यक्रम नहीं निकलता है, क्या करे? परिवार व्यवस्था का ही भाग है राकेश भाई, है ना? अगर सब कुछ कि बच्चे को खुश करना चाहता है, पति है तो पत्नी को खुश करना चाहता है, पत्नी है तो पति को खुश करना चाहती है, होते नहीं होते वो तो अलग बात है, देखिए। पर ज्ञान की दीदी ऐसे माँ बाप को खुश करना चाहता है, माँ बाप बच्चों को खुश करना चाहते हैं, ये चाहत में हमारी है कि नहीं है दीदी? कोई ऐसा जो नहीं? ओम प्रकाश भैया, लक्ष्मी दीदी करना चाहते भाई, मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूँ, पता नहीं हम ऐसा चाहते हैं। यानी जो भी व्यवसाय है, अगर हमारी मेहनत से बच्चे खुश ना हो, माँ बाप खुश ना हो, पति या पत्नी खुश ना हो, तो ये करने का मन नहीं करता है। फिर मान लीजिए हम खाना बनाते, किसी को पसंद ही नहीं आए, तो हमारा मन करेगा खाना बनाने को? नहीं करेगा। जब भाड़ में जाएगा, जो मन में खा लो हमने खाना बनाया, मतलब व्यवहार के लिए ही व्यवसाय है। अगर इसको आप देख पाते हैं कि हम कुछ करते हैं, करके उसको कहीं समर्पित करते हैं, संबंधों में ही समर्पित करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उसके करने से कोई खुश होगा तो करते हैं। अगर कोई खुश ही नहीं हो रहा है तो करने का सारा उत्साह ठंडा हो जाता है ना? फिर जिंदगी कैसा लगता है? दुनिया में आए हैं तो फिर वो एक बोझा लगता है, ढोना है, सुबह उठना है, रूटीन है, उत्साह खत्म। तो उससे बड़ी चीज़ है व्यवहार। जो भी कुछ हम करते हैं, कार्य, उत्पादन, व्यवसाय, सुविधा भी हम देना चाहते हैं किसी को, क्योंकि उसके बदले में हमको खुशी मिलती है ना? कब?
जब वो सुविधा को पाकर दूसरा भी खुश हो और है ना बताए कि हाँ आपने बढ़िया किया, कृतज्ञता का कोई भाव है, वो व्यवहार का भाग है। तो सारा का सारा व्यवसाय किसके लिए समर्पित है? व्यवहार के लिए। परिवार में ही व्यवहार होता है ना। तो एक आयाम है व्यवहार, है ना। तो व्यवसाय, ऐसा मैं एरो दोनों तरफ बना देता हूं। तो व्यवहार के लिए व्यवसाय है और व्यवसाय भी व्यवहार के साथ ही होता है। अकेला आदमी कुछ करता नहीं है, मानव मिलके ही करते हैं, तो वहाँ भी व्यवहार होता है। तो व्यवसाय में व्यवहार समाया हुआ है। ठीक बात है। व्यवसाय कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है, खेती भी करता है, 4 लोग लगता है, आपस में बातचीत करना ही पड़ता है ना। तो ये व्यवहार व्यवसाय से गुरु मूल्य है, क्योंकि सारा व्यवसाय व्यवहार के लिए और व्यवसाय व्यवहार के साथ ही होता है। अब राजा भैया ने और है ना आपने हितेश भाई को बोला विचार, क्या कोई भी व्यवहार और व्यवसाय बिना विचार किए हो सकता है? सोच के देखें। निष्ठा दीदी नमस्कार जी। बच्चे ठीक ठाक हैं? तनवीर बेटा कहाँ है? अच्छा बाहर है। तो क्या लगता है कोई भी, ये जो आपने कल्पनाशीलता की बात की है ना, तीनों अवस्थाओं पे कोई भी कार्य या व्यवहार क्या बिना विचार किए पहले हम में जो कल्पनाशीलता में हो सकता है क्या? आप निर्विचार स्थिति में हो जाएं और काम कर लें, ऐसा संभव है? सोच के देखें। हाथ उठाना, बोलना, सबके लिए पहले आशा विचार इच्छा, जो कल बात कर रहे थे राजा भैया, हमारा जो मन वृत्ति और चित्त, इसमें विचार चलता है, योजना बनती है। विचार में क्या क्या बनता है? चित्र बनता है जो चित्त की क्रिया है, तुलन विश्लेषण होता है ना, आस्वादन आता है, फिर चयन होता है, चयन के बाद में शरीर के द्वारा ये सब होता है कार्यभार, कुछ बोलना, कुछ व्यक्त करना, कुछ सुनना, है ना। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो गई? व्यवहार में विचार में समर्पित है। तो मैं दोनों एरो ये चलता ही रहता है। व्यवहार को देख के विचार चलता है, विचार के लिए व्यवहार चलता है। आपने कुछ व्यवहार किया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तुरंत विचार चलेगा, है ना। तो विचार, तो ये, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है पहले कौन सा होता है? सब साथ साथ ही है। विश्लेषण करते समय हम अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो सब कुछ साथ साथ है। मेरे में चित्र भी बन रहा है, भाषा भी बन रही है, और किस लिए बोल रहा हूँ वो भी साथ में बन रहा है। आपको बोल के क्या ऐसा लगेगा वो भी चल रहा है, ये साथ साथ चल ही रहा है। और आपको है ना, आँखों से क्या दिख रहा है, मुंह से क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर विचार चल रहा है। तो ये आवर्तनशीलता चलती रहती है। ठीक है इमलाल भाई, ठीक बता रहे हो ना संकेत भैया? हाँ राकेश भैया, ठीक है ये बात? हाँ जी बढ़िया। देखो बच्चे अपने काम पूरा निष्ठा से कर रहे हैं। बच्चे अपने काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, है ना। बच्चे हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते, हम डिस्टर्ब होते हैं। तो हमको तय करना है कि हमको ध्यान कहाँ देना है। ठीक है। तो सारा व्यवसाय व्यवहार के लिए है ना, और व्यवहार व्यवसाय के लिए, सारा विचार व्यवहार और व्यवसाय के लिए चलता है। सारा विचार किसके लिए चलता है? व्यवहार और व्यवसाय के लिए ही चलता है। अगर आप देखेंगे तो सारा विचार, जितना भी विचार करते हैं, या तो किसी के साथ कुछ व्यवहार करना है। व्यवहार में क्या आता है? मानव का मानव के साथ हम क्या करते हैं? कोई भाव व्यक्त करते हैं, बोलते हैं भाव से, भंगिमा से, देखकर, है ना। वो व्यवहार का भाग है। और व्यवसाय मानवेतर प्रकृति के साथ, तो मानव के साथ बहुत कम, केवल बोलना चालना ही होता है। मानव के साथ क्या करते हैं आप देखेंगे? 99% ज़्यादातर बोलकर, देखकर, सुनकर, बहुत कम शरीर से, है ना। तो व्यवहार, सारा विचार व्यवहार के लिए, विचार व्यवहार, और विचार के व्यवहार हो नहीं सकता, व्यवसाय भी नहीं हो सकता। तो व्यवसाय और व्यवहार का आधार क्या हो गया? विचार। विचार का क्या आधार है? विचार का आधार क्या है? हम किस आधार पर विचार करते हैं?
हाँ जी, इच्छा के आधार पर। इच्छा के आधार पर, हाँ। तो मैंने विचार में सबको ले लिया, इच्छा को भी, आशा को भी। अभी बताया ना, इसमें चित्त की भी क्रिया आ गई, चित्रण भी आ गया, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन, सब इसमें आ गया जब हम विचार को कह रहे हैं। तो लेकिन विचार का आधार क्या है? हम में जो विचार पैदा होता है वो किस आधार पे होता है? ठीक है, किस चीज की प्रतिक्रिया है? हाँ, बढ़िया, ठीक है जानकी दीदी। माइक तो होगा, है उधर, ये इधर रखे। हाँ हाँ, आगे आ गया, जौन सा पहले पहुंच जाए, बस वो पहुंच गया भाई। मीना दीदी नमस्ते। हाँ जी बताइए। भैया मुझे लगता है समझ के आधार पे विचार चलते हैं जो भी। बहुत बढ़िया जी। तो इन्होंने बताया बाहर का प्रतिक्रिया, आपने बताया समझ का। और कोई तीसरी कोई बात कहना चाहे? ओम प्रकाश भैया, मोहनी दीदी बोल रहे हैं। माइक, ये इधर वाला माइक कहाँ है? दो तीन है ना, कॉर्डलेस एक है। हाँ दीदी पहुँचा दो जल्दी से बेटा। गीतांजलि बेटा उठ के दौड़ सकते हो आप तो। हाँ बिल्कुल। हाँ जी मोहनी दीदी बताइए। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं या कुछ भी, तो सोचूंगी, विचार करके बताऊंगी, ऐसा करके कहते हैं, वो भी विचार में आएगा। हाँ, तो वो तो विचार हो गया, पर हम में जो विचार भी पैदा होता है लाभ हानि के लिए। माइक से बोले। हाँ, लाभ हानि के लिए, वो तो तुलन हो गया, वो विचार का ही हो गया। और विचार का आधार आप माइक, मान्यता के आधार आप जो कह रहे हैं प्रतिक्रिया, तो दो ही तरह से विचार पैदा होने की संभावना है। ओम प्रकाश भाई, मान्यता और समझ दो। बहुत बढ़िया। तो अब विचार के दो कारण हैं, दो आधार हैं। या तो एक इधर बना देते हैं मान्यता, और या फिर समझ। दो ही तरह से अभी मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि विचार से ही समझ भी बनती है, समझ से ही विचार बनता है। ये सब दो आधार हैं विचार के, ठीक है। अब ये जो समझ कह रहे हैं, ये एक आयाम है, इसको दर्शन में आयाम कहते हैं, इसी को अनुभव। तो मानव के 4 आयाम हैं। कौन कौन से? अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। ये ज़्यादातर जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे इनका बहुत डिटेलिंग में आपको वर्णन मिलेगा। लेकिन ये मानव को जब देखा गया है तो कैसे समझा गया है? जीवन क्रिया तो है ही अलग, पर जब मानव को देख रहे हैं एक समग्रता में, तो जीने में 4 आयाम के रूप में देखते हैं। तो अनुभव, समझ हम अभी आपने बोला, तो या तो अनुभव के आधार पर विचार होगा। अनुभव का मतलब अभी मैंने मिटाया, क्या है? अस्तित्व, है ना। अनुभव या समझ जैसा है वैसा ही क्या? जानने मानने की पूर्णता। अनुभव का मतलब क्या है? अस्तित्व जैसा है वैसा हमने जान लिया, मान लिया, उसकी पूर्णता। अभी भी हम कुछ तो जानते ही हैं, है ना हितेश भाई। ये अनुभव का आयाम है। अस्तित्व जैसा है वैसा ही जानना मानने की पूर्णता हो जाए, कि अब कुछ जानने को शेष नहीं है, मानने को शेष नहीं है। मानना तो रहेगा ही, है ना। विचार में ही मानना होता है, मानने के आधार पर। जब अनुभव नहीं है तो केवल मान्यता है। ये बात क्लियर हो रही है? तो एक तरीका हुआ अनुभव, अस्तित्व जैसा ही वैसा ही जानने मानने की अगर पूर्णता हो गई, वो अनुभव हुआ। अनुभव हुआ यानी कि जीवन क्रिया में हम इसको साक्षात्कार बोध अनुभव एक साथ कह रहे हैं उसको, है ना, एक क्लब कर रहे हैं, इसलिए उसको समझ रखा। तो साक्षात्कार बोध और अनुभव की क्रिया को अनुभव आयाम कह रहे हैं। 4 आयाम।
किसके? मानव के। तो अब मानव की दृष्टि से देख रहे हैं, जीवन क्रिया को नहीं देख रहे हैं। जब इसी चीज़ को जीवन क्रिया के रूप में देखते हैं तो एक एक देखते हैं। चित्त में चिंतन और चित्रण, है ना, बुद्धि में बोध और संकल्प। अभी हम जीवन को अलग नहीं देख रहे, जीवन और मानव यानी शरीर को एक साथ, उसके जीने के आयाम को देख रहे हैं। ठीक है गीतेश्वरी दीदी? तो क्या आयाम दिखाई देंगे? अनुभव का आयाम है जिसमें समझ है, जिसमें साक्षात्कार बोध अनुभव है। विचार है जिसमें चित्रण, तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन है। 5 क्रियाएं विचार के आयाम बोल रहे हैं और 5 ही क्रियाएं अनुभव आयाम बोल रहे हैं। आयाम, अनुभव नहीं बोल रहे, जिसमें अनुभव समाया हुआ है, बोध समाया हुआ है। क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? शब्दों से कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये सब कन्फ्यूजन कर सकता है। अभी से क्लियर है तो आप बढ़िया से पढ़ते चले जाएंगे। ये 4 आयाम मैं लिख देता हूँ। अनुभव आयाम का मतलब है इसमें साक्षात्कार बोध समाया हुआ है। ठीक है? इसमें विचार में, आयाम में क्या क्या समाया हुआ है? चित्रण, तुलन, विश्लेषण और चयन प्लस आस्वादन। ये 5 क्रियाएं समाई हुई हैं। इसको विचार आयाम बोल रहे हैं। आयाम, इस पे ध्यान दें। ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा। मानव के 4 आयाम हैं। जानकी दीदी ठीक है? मीनू दीदी क्लियर हुआ? दया बहन, यह बेटा आपको तो क्लियर हो गया? शुभा बहन, आयरा बेटा, आयाम ठीक है? चंद्रकांत भाई, चक्रधर भाई ठीक है? निष्ठा बहन क्लियर हुआ? अनादि भाई, देविका बहन, मुकुंद भाई, राजेंद्र भाई, उमेश भाई, हितेश भाई, सब मिला के अनुभव आयाम कह रहे हैं। तो उसमें अनुभव भी है, अनुभव तो है ही है। तो ये भी कर देता हूं मैं, अनुभव आयाम कह रहे हैं तो अनुभव ही है उसमें। जोर से, माइक आपके पास है। बिना मान्यता और बिना समझ के विचार नहीं होगा। बिना मान्यता और बिना समझ के विचार कैसे होगा? सोचिए। तो जब शुरू में इंसान आया होगा तब तो उसमें मान्यता और वो समझ दोनों नहीं रही। शुरू में कब? 2-4 लाख साल पहले। 2-4 लाख साल पहले। 2-4 लाख साल पहले। लाख साल पहले आया होगा। तो पैदा हुआ होगा कहाँ पे पैदा हुआ होगा? धरती पे कहाँ पे, किसके बीच में? है ना, जानवरों के बीच में देखा होगा। तो देखते ही तुरंत ही कोई ना कोई मान्यता बन जाएगी। इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाया हुआ है। जानवरों में भी मान्यता होती है? नहीं, उनमें इंस्टिंक्ट होता है ना, उनमें इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट मतलब आहार निद्रा भय मैथुन का जो डिजाइन होता है, उनमें रूप धन बल पद जब मान्यता कह रहे हैं उसको लेके कोई मान्यता नहीं है। उनको जो जीने की आशा है उसके अनुरूप कार्यव्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। वहाँ पे बल्कि कार्य भी नहीं कहते। तो मान्यता कैसे बनी? तो मानव में हाँ तो बताया तो, देखा होगा। आप कल्पना कीजिए कि बच्चा आया है ना, आपको जाना पड़ेगा थोड़ा इवोल्यूशन की स्टेज पे। तो किसके बीच में आया होगा? नहीं, आप पहले सोचिए। अब आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मैं वहाँ से कह रहा हूँ। आप कौन से एज से शुरू कर रहे हैं ना, पहले कहाँ? देखो, पहले को पहले पहचानना होगा। मतलब एडल्ट की बात कर रहे हो आप, पहला एडल्ट, पहला आदमी, ऐसा सोचना चाह रहे हो ना? हाँ, तो मैं भी वैसे ही आपके साथ सोचना चाह रहा हूँ। तो एकदम एडल्ट थोड़ी आया होगा। तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि आसमान से टपका होगा या उसकी माँ से आया होगा या किसी कैसे आया होगा, पहले उसको तय करेंगे ना। है बंदर से, मतलब बंदर के शरीर से या बंदरिया के पेट से? हाँ, तो पहले इसको क्लियर करेंगे, जब इवोल्यूशन पे आएंगे, विकास क्रम पे, तब इसको तय करेंगे, तब आप सोचना। अभी तो ये मान लें आज की डेट में तो ऐसा ही है, पहले कहाँ से आया उसको तय कर लेंगे, है ना। थोड़ा रख लीजिएगा जी हितेश भाई।
तो कैसे आता है, मान्यता कहाँ से आता है, बच्चे में मान्यता कैसे बनता है? तो है अपने आप नहीं बनाते। तो मान्यता के लिए वातावरण, जिस घर में पैदा होता है, हिंदू के घर में पैदा होता है तो हिंदू, जिसको भी हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम के घर में पैदा होता है तो मुस्लिम जैसा उसकी मान्यताएं लेके बन जाती हैं। अधिकतर लोग वातावरण जहाँ पैदा होते हैं, और दूसरा फिर शिक्षा। और अभी मैं लिख देता हूँ इसको, लेकिन बाद में पूछना आप। पूर्व संस्कार, इन तीनों के योगफल से, है ना, मान्यता बनता है। गलत भी हो सकता है, तो जो अस्तित्व जैसा है उससे भिन्न मान्यता बोलते हैं। मान्यता मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं मानता। जो परंपरा ने, मतलब जब से आपने मानव को मान लिया तब से जो चला आ रहा है इकट्ठा होते होते, इसलिए पूर्व संस्कार व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, सबका है। तो आज जो बच्चा पैदा होगा वो पूरी परंपरा का मान्यता उसमें घुस जाएगा। जो भी आज तक मानव जाति ने, है ना, क्या है, वो सारी मान्यताएं उसमें मिल जाएंगी। गीतेश्वरी दीदी। हाँ बिल्कुल, प्लस हाँ जी, थोड़ा माइक से बोलें। हाँ, स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ भी कुछ समझते हैं, तो वहाँ के समझ और घर के समझ से एक अपना मान्यता बना लेते हैं। ये मान्यता का आधार, यही कह रहे हो ना? बिल्कुल ऐसे कह रहे हो। इसके आधार पर विचार करता है, उसके आधार पर जो उसको आगे व्यवहार करता है, माँ के साथ कैसे बात करना है, माँ को माँ मानना है कि नहीं मानना है, या आया मानना है या माँ मानना है, या बाप को ATM मानना है कि पापा मानना है ना, भाई को क्या मानना है, बहन को क्या मानना है, कौन सा व्यवसाय करना है, किस में ज़्यादा पैसा है, तो ये सब तय करता है। अभी ये वाला भाग नहीं चल रहा है, अभी अब 2 भाग में बांट देते हैं ना, थोड़ा सा मैं। भैया मान्यता के लिए वातावरण, शिक्षा तो ठीक है, ये पूर्व संस्कार क्या होगा? पूर्व संस्कार, जैसे आज बच्चा आया तो समाज में पहले की बहुत सारी मान्यताएं ना, जब से ये कह रहे हैं बहुत सारी मान्यताएं, जैसे 1500 साल पहले 2000 में बच्चा आता, जो बच्चा आया होगा उसकी मान्यताओं की क्या सीमा है? सन 2000 साल पहले या आज से 2000 साल पहले जब ईसा मसीह के समय में उसकी मान्यताओं की कितनी चॉइस है, क्या मान्यता मिलेगी उसको? जो उस समय तक का परंपरा में, वही पूर्व संस्कार है। और यहाँ पे 2 अर्थ मैंने बताया, समाज के में जो संस्कार उपलब्ध है, जो संस्कृति के रूप में रहता है, अभी मैं ज़्यादा शब्द नहीं देना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति भी जो शरीर यात्रा होती रहती है, उसका भी तो एक पुराने शरीर यात्रा से कुछ बनता है, वो भी रहता है। वातावरण, शिक्षा, तीनों से मिले जुल के मान्यता बनती है। जब किसी भी समय हम देखेंगे किसकी मान्यता क्या है, जब हम अपनी मान्यताओं को जांचेंगे, जो कि अभी हमने अगर नहीं जांची हैं तो जांचें कभी कि मेरी मान्यताएं क्या हैं, मान्यताओं का जो दायरा है वो क्या है। जी ओम प्रकाश भाई, माइक जरूर ले लें ताकि सवाल सब तक पहुंच जाए। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि पूर्व संस्कार जो कह रहे हैं उसको पूरे मानव जाति का संस्कार भी बोल रहे हैं और एक इंडिविजुअल का भी कह रहे हैं, दोनों का ही? मैं दोनों जगह बोल रहा हूँ, दोनों का ही बोल रहे हैं, दोनों का संयोग, क्योंकि वातावरण जो है वो समाज का संस्कार नहीं, क्योंकि वही वातावरण को ही मैं मानव जाति का जो परंपरा में उपलब्ध है वो सोच रहा हूँ, और पूर्व संस्कार इंडिविजुअल का है ना। पर ठीक कह रहे हो आप, वातावरण में भी शामिल कर सकते हैं उसको। जी। पर वातावरण जो है वो संस्कार के आधार पर जो एक्शन होता है उसको वातावरण कहते हैं। ठीक है, ये सब मिला के मान्यता बनता है। भैया पूर्व संस्कार प्रारब्ध वही हुआ, वो थोड़ा सा प्रारब्ध जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे, प्रारब्ध आएगा मानव व्यवहार दर्शन में, है ना। कौन से चैप्टर में आता है? 5वें या 6ठे में आ जाता है, तब पढ़ेंगे। सर अगर सही शिक्षा मिले तो वो उसमें आएगा, अनुभव वाले में। सही है, सही कह रहे हो। शिक्षा अभी देखो, इसलिए मैंने 2 खानों में कर दिया है। विचार का तो 2 ही आधार है, हर कोई में ये आयाम है, हर मानव में 4 आयाम है, ये खाली है। थोड़ा थोड़ा 0.1 2 कुछ भी हो सकता है, 0 तो नहीं होता है ना, बिल्कुल 0 होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, कुछ तो होगा यहाँ पे।
पर नगण्य है इसके मुकाबले में। ज़्यादातर पुलंदा यहाँ पर है, उसके आधार पर व्यवहार, उसके आधार पर व्यवसाय, ये हमारा जीने के आयाम है, इतना करते हैं। अब हम अध्ययन प्रक्रिया की बात करेंगे। ये अगर बात समझ में आ गई है कि भाई मानव का जीना क्या है ना, क्लियर है? तो अब हाँ जी बताइए। भैया माइक ले लीजिए आप। कमल भाई नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्कार। नमस्ते दीदी। हाँ जी, हाँ अरे नारायण भाई क्या हाल है? नमस्ते दीदी। कब आ गए नारायण भाई? चुपके से आ जाएं, ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। मैं शायद बोर्ड पे होऊंगा उस समय। अच्छा अभी हुआ है, ठीक ठीक है आप, बढ़िया। कौन उठ के चले गए हैं? कमल भैया, अच्छा बोले कुछ पूछ तो नहीं लेंगे अभी। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? हाँ भैया, राजा भैया। मैं ये पूछ रहा था कि जो व्यवसाय है, व्यवहार है, विचार है, अनुभव या समझ है, तो आप ये बोल रहे थे ना कि लघु और गुरु, तो जितना क्रम बढ़ता जा रहा है, यानी गुरु मूल्य ना, इसमें सब समाया ही। हाँ, तो गुरु मूल्य मतलब तो देखिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो जो भी बेटा ने कहा, मुकुंद बेटा ने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी शिक्षा को हमने यहाँ रखा है क्योंकि वो मान्यताओं के आधार पे, और मान्यता भी कितना है, मान्यता के भी आयाम बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही आयाम हैं। हम अपने बचपन से अपनी मान्यताओं को देखेंगे तो कुल मिला के हम क्या मानते हैं कि ये दुनिया कैसी है, इसका क्या प्रयोजन है, दुनिया क्यों है, किसने बना दी है, यही सब को लेके मान्यता बन जाती है ना। तो जो वातावरण में भाई मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, तो छोटे बच्चे को बताएं कि आपने परी ने भेज दिया है ना, ऐसे ही बताते हैं, भगवान ने दिया, ऐसा कुछ मान्यता बनाते। थोड़ा बड़ा होता है तो पता चलता है नहीं माँ बाप का योगदान है ना, तो मान्यता कुछ बदलते, कोई दूसरी मान्यता आ जाती है। शरीर को लेकर, आत्मा को लेकर, जीवन को लेकर मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो मान्यताओं का भी जो पुलंदा है वो केवल इतना है। तो अस्तित्व जैसा है उससे भिन्न मानना, तो मैं अभी इसको अगर मानूंगा कि ये सही है, इससे भिन्न, इससे अलग, किससे अलग, इससे अलग। अब इसका कुछ नाम दें, अस्तित्व जो जैसा है वैसा ही जानने मानने की पूर्णता तो समझ और अनुभव हो गया। तो इसको क्या कह रहे हैं फिर यहाँ पे? भ्रमित मान्यता, भ्रम है, और भ्रम का मतलब है जो जैसा है उससे भिन्न, अलग, अन्यथा मानना, बिना जाने, जांचा हुआ नहीं है, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण नहीं किया है, उसके बिना जो भी है अस्तित्व में उससे भिन्न मान लेना। जैसे कि भाई ये जो अस्तित्व है, ये धरती है या ये सृष्टि है, किसी ने 7 दिन में बना दी, तो अब ये बड़ी गहरी मान्यता है किसी एक संप्रदाय की। किसी संप्रदाय की मान्यता है कि नहीं ये तो किसी का स्वप्न है, किसी की मान्यता है ये तो बिग बैंग से निकला है, किसी की मान्यता है कि बिग बैंग से निकला है, बिग क्रंच में खत्म हो जाएगा। तो इसी को लेकर कि भिन्न मानना, तो इसका जो पुलिंदा है इतना ही है, संसार क्यों कैसा है ऐसा हम मान लेते हैं। मैं क्या, कौन, कैसा हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है ना, और मानव जाति का क्या प्रयोजन, कार्यक्रम। आप देखेंगे तो ये जितना भी है इसी में ही सीमित रहता है, मतलब इसी का ही मूल ये है, इसी का ही सेट सबसेट होगा, इसी को लेके ही हमें मान्यता है। भैया इसमें मान्यता में सही गलत दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मतलब गलती से सही भी हो सकता है, हमारा जांचा नहीं है तो भी गलती से हमने सही भी माना हो सकता है। उसका समझ नहीं है, लेकिन
सही या गलत कुछ भी हो सकता तो है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए अन्यथा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। समझ गए तो उसको मान्यता नहीं बोल रहे हैं, फिर मान्यता नहीं बोल, क्योंकि आपने जांच लिया उसको, है ना, इसीलिए वो उसमें साक्षात्कार बोध अनुभव हुआ। आप ये प्रक्रिया से गुजरे नहीं है शेष नारायण भाई, पर मान लिया है, तो माना हुआ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। किसी ने बताया, हमने मान लिया, है ना, पर हमें खुद ही नहीं पता है कि वो सही है, तो उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा। अगर हमने बिना जांचे मान भी लिया है, चाहे सही मान लिया है, रट लिया है, सही मान लिया है, तो भी वो मान्यता में ही आएगा, क्योंकि हमको कभी उसके अनुसार जी भी सकते हैं, नहीं भी जी सकते, क्योंकि हमारी उसमें स्वीकृति नहीं होगी, विश्वास की दृढ़ता नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी। ठीक है यहाँ तक बात? दामोदर भाई ठीक चल रहा है? मीना दीदी, उमा दीदी नहीं, क्या नाम है? नाम ठीक बोला ना, उमा दीदी। हाँ, मुझे लगा कि देखो मान्यता थी, लेकिन मुझे पक्का नहीं था पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोलते समय रुक गया। अगर पता होता तो ऐसे ही बोलता, उमा दीदी। इतना फर्क होता है। तो हमारे जीने में दृढ़ता तब तक नहीं होती है अगर हमने माना भी है, अगर हमें पूरा तरह उसको जांचा हुआ नहीं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जीने का, कि कैसा व्यवसाय करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, क्या विचार करेंगे। ये कहाँ से आए? मान्यता से, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो ही रहा है, दुनिया में चल ही रहा है। एक कोई व्यक्ति है, वो जांचता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, चाहते सुखी होना है यहाँ पर, है ना, अच्छा इसका फल परिणाम तो लिखा ही नहीं अभी, ऐसे जीने का स्वरूप है, अब इसका फल परिणाम होगा, क्या होगा? यह बेटा इसका क्या फल परिणाम होगा? ये सब आयाम इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, कुछ निकल के आएगा। तो फल परिणाम के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, है ना, तो यहां लिख देता हूं इसका, क्योंकि इसका ही चक्र है ना, तो इसका फल परिणाम से मान्यता भी पुष्ट होती है, तो ये बढ़िया है, कोई बात नहीं, जगह नहीं छोड़ी तो, है ना। तो एक तो हमको सुविधा मिलेगी ही मिलेगी, कम ज़्यादा, चाहे प्रकृति नष्ट हो जाए, लेकिन सुविधा तो हाथ आ ही जाती है ना। तो फल परिणाम क्या मिलता है? सुविधा मिलती है। किससे? ये जब इस आधार से सब मिलके, है ना, ये पूरा पुलंदे का मिलके क्या फल परिणाम निकलता है? या तो सुविधा मिलती है, क्षणिक सुख मिल सकता है ना, और या व्यवहार में, सुविधा में क्या मिलेगा? अतृप्ति, क्षणिक सुख या फिर दुख। ये फल परिणाम है, जिसको हमने कल भौतिकवाद और आदर्शवाद का जो फल परिणाम है, क्या युद्ध संघर्ष, व्यक्तिगत लेवल पे दुख सुख या सुविधा, सुविधा तो मिल ही रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग, ये अभी फल परिणाम निकल के आ गया है। तो क्या लग रहा है इससे? कि यहाँ पे गड़बड़ है, कि जो मान के हम जी रहे हैं, इसका मतलब जो चाह रहे हैं वो तो पूरा नहीं हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो इनको जांचता है, क्वेश्चन मार्क करता है, इन्हीं को क्वेश्चन मार्क करता है। जब भी अनुसंधान के लिए निकलेंगे तो इसी को क्वेश्चन मार्क करेंगे, है ना। आज भी जो रिसर्च हो रही है विज्ञान में, वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक है कि न्यूटन की थ्योरी ठीक है, थ्योरी को ही देखते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं करता है कार चल रही है कि नहीं चल रही है। कार तो चल ही रही है ना। जो भी अस्तित्व में घटनाएं घट रही हैं वो तो घट ही रही हैं, उनको घटने को ही समझ रहे हैं। कुछ मानते हैं लेकिन पता चलता है घटना तो अलग घट गई, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। जो न्यूटन ने बताया उसके हिसाब से सारे ग्रह मान नहीं रहे थे न्यूटन की बात, अब क्यों नहीं माने वो? तो आइंस्टाइन ने बोला इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि नियम कुछ अलग है। अब आइंस्टाइन की बात मानेंगे ऐसा तो नहीं है, वो तो अपने नियम से चल रहे हैं। मानव केवल नियम को समझता है ना। जो मान्यता, जो नियम किसी ने खोजा, अगर उसकी अपूर्णता है तो फल परिणाम में दिखाई देती है। आचरण वैसा नहीं है तो हमको क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हमारी मान्यता, जो हमने नियम खोजा है, वो ठीक है या नहीं है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसका फल परिणाम चाहते, जबकि सब सुख शांति संतोष आनंद ये सब पता है, निरंतर सुख, सारा प्रयास, वो मिल नहीं रहा है तो मान्यताएं गड़बड़ है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई इस आराम को जांचो। तो जीने के दो तरीके, इसको कहेंगे जब, अब थोड़ा बोर्ड नहीं खराब हो, मैं इसको एक कहूँगा, इधर लिखूँगा। एक है अनुभव मूलक विधि जीना,
एक अनुभव मूलक जीना होगा ना। क्या मतलब होगा अनुभव मूलक जीने का? यानी कि जिस व्यक्ति को अनुभव हो गया है, यानी कि अस्तित्व जैसा है वैसा उसने जान लिया, उसके पास उसकी पूर्णता है, और वो कहता भी है कि देखो मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे कोई भी जांच सकता है, मुझसे आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। दया बहन, ऐसा व्यक्ति बोलेगा ना, ये वाला बोल सकता है क्या? ये वाले को तो ये कन्फ्यूजन रहेगा कि दीदी का नाम उमा है कि नहीं है, कभी पहले याद किया था, आज याद है कि नहीं। ये कन्फ्यूज्ड ही रहता है हमेशा। भ्रमित का मतलब ये कन्फ्यूज्ड, सही है कि नहीं है। जैसे कई बार हम बोलते हैं, है ना, तो सभा में बोलना हो तो हमको नहीं पता है कि यार बोल रहे हैं, पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता है तो सही बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझ में विश्वास नहीं रहेगा। जो विश्वास की बात का है, स्वयं में विश्वास, तो विश्वास तो जांचने के बाद, जानने के बाद आता है। अनुपमा दीदी ठीक है, उससे पहले अगर सही माना भी हुआ है तो उसके मानने का कोई अर्थ नहीं है, मेरा तो स्थिति कन्फ्यूज ही रहेगी। तो मानना और ज़्यादातर गलती माना हुआ है, गड़बड़ी माना हुआ है, तो उसमें तो वैसी कन्फ्यूजन है ना। तो एक हुआ अनुभव मूलक विधि जीना, इसको विधि बोलते हैं। अनुभव मूलक जो हमने अध्ययन अभ्यास बोला था वो क्या है? विधि है। तो अनुभव मूलक विधि है जिसके मूल में अनुभव है, कि जिस व्यक्ति ने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, वो कहता है कि भाई देखो मुझे सब पता है, तो मुझ में क्या है? अनुभव मूलक विधि, अनुभव मूलक जीना, एक ही बात है। क्या हुआ? अनुभव है उसके पास, अनुभव के आधार पर वो क्या करता है? विचार, विचार के आधार पर व्यवहार, व्यवहार के आधार पर व्यवसाय, उसका फल परिणाम उभय समृद्धि, उभय तृप्ति। उभय समृद्धि मतलब मानव की, मेरी भी आवश्यकताएं पूरी और प्रकृति भी समृद्ध होती है, और ये मैं भी प्रसन्न रहता हूँ और जिसके साथ मैं बातचीत करता हूँ वो भी खुश रहता है। तो उभय तृप्ति का मतलब है मैं भी खुश और दूसरा भी खुश, संबंधी भी, अब उसको हम कह देते हैं संबंधी। मतलब मुझसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को हो सकती है, वैसे दूसरे को भी नहीं रहती। उभय समृद्धि, मेरी भी आवश्यकता पूरी, प्रकृति भी समृद्ध। फल परिणाम तो इतना ही निकलता है अनुभव मूलक जीने का। यहां पे गड़बड़ है, सुविधा तो मिल रही है लेकिन प्रकृति की नष्ट हो रही है, और हो सकता है कोई एक आध अपने को सुख मान भी ले, लेकिन वो खुद भी परेशान है दूसरों से और दूसरे भी उससे परेशान है। दोनों तरफ उभय क्या बोलते हैं? संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, गिला शिकवा शिकायत, जो कल बात। हाँ, जो ये हो रहा है उभय तृप्ति, यानी व्यवहार में उभय तृप्ति और व्यवसाय से। अब मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया है, फल परिणाम तो ये निकलेगा, क्योंकि दो ही काम करता है आदमी जो हमने वहाँ लिखी, इससे ज़्यादा क्या करता है? सोच लें थोड़ा जी। थोड़ा माइक से बोले, माइक देते भैया। उमेश भाई माइक पकड़ाइए दीदी को। पूर्ति, तृप्त लिख दिया मैंने, पूर्ति, और प्रकृति भी समृद्ध, प्रकृति भी बनी रहती है। वायु प्रदूषित नहीं होगी, पानी खत्म नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा, सारे जो मिनरल्स हैं वो बने रहेंगे, ये फल परिणाम की तरह निकलेगा। ये अनुभव मूलक जीना है। समाज में जाएंगे तो मैं और आगे लिखूंगा, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाएगा अनुभव मूलक जीना। अगर आप चाहें तो फैला देता हूँ, यह भी व्यक्तिगत रूप में लिखा। तो इसका जो स्वरूप है, जब ज़्यादा फैलेगा तो कल जो बात की थी, समाधान समृद्धि अभय, जो मानव लक्ष्य है, सुख का जो फैलाव है मानव जाति में, सह अस्तित्व के रूप में दिखता है। इसी को
सभी ऐसा हो जाए तो अखंड समाज आगे तक जाएगा। तो अनुभव मूलक जीने से ही ये संभव होगा, सभी ऐसा जिएंगे। हाँ, उभय मतलब दोनों, दो पक्ष होते हैं, उसको संस्कृत में उभय बोलते हैं। उभय का मतलब होता है दो व्यक्ति हैं, दो पक्ष हैं, तो मैं और दिनेश भाई बात कर रहे हैं, तो एक मैं हुआ और दोनों मिलके उभय होगा। अकेले को उभय नहीं बोलेंगे, दो को मिलके उभय बोलते हैं। प्रकृति और मेरा, मानव और प्रकृति के साथ हो रहा है ना, तो मेरी भी समृद्धि हो रही है और प्रकृति भी समृद्ध हो रही है। ठीक है, यहाँ समृद्धि का दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे मानव के लिए समृद्धि अलग है, प्रकृति के लिए अलग है। जैसे समृद्धि मतलब होना और होने का भाव होना। हाँ, तो प्रकृति का समृद्ध का मतलब उसका शोषण ना होना, प्रकृति की जो आवर्तनशीलता है वो बने रहना, है ना, उसको समृद्ध बोलना है। यहाँ तक किसी को कोई, क्योंकि अभी अध्ययन प्रक्रिया शुरू होगी, उसकी बैकग्राउंड है ना राकेश भाई? संकेत भैया ठीक है अभी तक? हेमलाल भैया बढ़िया। हाँ हाँ, अच्छा वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मतलब नहीं, मतलब कार्य व्यवहार को बताने के लिए कि भी हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हिंट था कि चलो ऐसा सोचो जो पशु से अलग करते हो, पर वो ठीक है, वो इसमें आ गया, मतलब करता इतना ही है, वो पशु भी कुछ तो करते ही हैं, ये कार्य व्यवहार नहीं करते, खाते पीते हैं, है ना जी। तो वो वाला विलय हो गया, इसमें विलय हो गया है। अगर किसी को बचा है तो बात कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है किसी को। अब ओम प्रकाश भाई जरूरत है कोई नहीं, अब तो मानव पे ही सीधे फोकस कर रहे हैं। ज्योति दीदी ठीक है? हाँ जी। अनुपमा दीदी, भारती दीदी को तो सब समझ में आता ही है ना? कमल भाई जी बढ़िया। हाँ जी, बढ़े आगे। अब हम कहाँ हैं? हम यहाँ पर हैं। अब दो स्थितियाँ हैं, एक है अनुभव मूलक विधि से जीना, जो कि अनुभव है उसके आधार पर तो विचार है, विचार के आधार पर व्यवहार है और व्यवसाय है, और इधर फिर उसका ये फल परिणाम है। और एक तरफ हम हैं, हमारा ये भाग खाली है, हम यहाँ पर हैं, हमने कुछ का कुछ माना हुआ है। कुछ का कुछ मानने का मतलब है अस्तित्व जैसा है वैसा हम मानते नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसा हम मानते नहीं हैं, है ना। फिर क्या हमारे काम है वो हम मानते नहीं हैं, क्या हमको करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो हमको पता ही नहीं है। जो हमको बता दिया हम वैसा खाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाला बोल देता है वैसा हम खरीद लेते हैं, तो वो जब सब चल ही रहा है। उसके लिए कितना पॉल्यूशन हो रहा है हमको नहीं पता है, उसको हमको पता ही नहीं है, मतलब अनजान एकदम। इसी को अजागृति भी बोलते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं है कोई चीज़, हमको तो किसी ने बोला मान लिया और हमने उसको कर डाला। टीवी वाले ने बोला ये वाला नया पिज़्ज़ा आया है, ऑर्डर दिया, आ रहा है, हमने खा लिया, या हमने कुछ और बना लिया। कुछ भी खाना पीना आहार व्यवहार करते तो इतना ही है ना। और करते क्या है, सुबह से शाम तक कुछ लोगों का किचन में ही समय निकल जाता है, ऐसा रहता है, क्योंकि घर में है तो भोजन तो चाहिए, तो भोजन बनाने में तरह तरह का भोजन, फिर वो भोग बहुभोग अतिभोग में जाएगा, क्योंकि माना क्या हुआ है, संवेदनाओं में ही सुख है। अगर ऐसी मान्यता है तो सारा विचार क्या चलेगा। राकेश भाई बताते हैं, एक दिन दिल्ली से आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, बिटिया को छोड़कर, कोई फैमिली थी ट्रेन में, सुबह बात कर रहे हैं आप, है ना, क्या नाश्ता करें, है ना, तो पूरा समय नाश्ता, जब तक पहुँचेंगे तो लंच क्या बनना चाहिए, और ट्रेन में क्या खाना है, तो पूरा समय नाश्ते की क्या नाश्ता करना है और लंच की क्या तैयारी है। जब लंच का तय हो गया कि भाई लंच क्या बनेगा, घर में इंस्ट्रक्शन दे दिया, ट्रेन में, ट्रेन से ही बात कर रहे हैं, फिर डिनर क्या बनेगा 2 बजे के बाद, चाय वाय के बाद, पूरा दिन उसमें ही। अगर तो विचार ऐसे ही चलेगा, चित्रण, सारी क्रियाएं ऐसी चलेंगी, सारा विचार, सारा सब कुछ, उनका व्यवहार भी खाने तक ही सीमित है। अगर खाना मिला तो बहुत बढ़िया है, किसी दिन खाना गड़बड़ हो गया तो परेशानी, घर में तूफान, सब उसी का इर्द गिर्द चलेगा ना। उसी के लिए व्यवसाय है, उसी के लिए सब कुछ है, समर्पित है। एक मान्यता से पूरी जिंदगी निकल जाती। किसी का मान लो कपड़ों पे ही खुश सुखी होना है, तो सुबह से शाम तक वो फिल्म भी देखेगा, फिल्म की कहानी थोड़ी दिखाई देगी,
कहानी दिखाई देती है। उसको पूछो भैया फिल्म में क्या था, हाँ उसने कपड़ा अच्छा पहना था, उसका कोट अच्छा था, उसकी पैंट अच्छी थी, उसकी साड़ी अच्छी थी, उसका पता नहीं जेवर अच्छा था, हर एक का जो है उसका हेयर स्टाइल अच्छा था, पूरा रूप प्रधान। तो फिल्म में भी वही देखेगा, घर में भी वही देखेगा, वही सोचेगा, उसी के लिए सब कुछ। खाना बनना है नहीं बनना है, बच्चे को कुछ मिला कि नहीं मिला, क्या मतलब है। तो सारा का सारा जो है इससे संबंधित है ना। हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं, पहले हम अपने बारे में पहले पहचान लें। अगर जो जो लोग मानते हैं कि हम तो यही हैं तो बढ़िया भी है, शुभकामनाएं, हमको भी बताओ। फल परिणाम ये आना चाहिए। किन किन को लगता है कि हम तो यहाँ पर हैं, हम तो अनुभव संपन्न हैं, ज्ञान संपन्न हैं, हाथ खड़ा कर दे भैया। अभी उनको, उनसे फिर हम समझेंगे, उनको बोलेंगे भाई साहब आप आ जाओ, हम वहाँ बैठते हैं। क्यों संकेत भैया, किन्हीं को अगर ऐसा लगता है किसी को, लक्ष्मी दीदी, सुनीता दीदी, ऐसा कि नहीं हमको तो सब पता है, हम तो यहाँ टाइम पास करने आए, पति ने छोड़ दिया अब क्या करें मतलब छोड़ दिया मतलब ऐसे नहीं छोड़ना, मतलब यहाँ छोड़ के चले गए या पत्नी ने छोड़ दिया, आजकल तो कोई भी किसी को छोड़ सकता है तो मजबूरी में तो कोई नहीं है। अध्ययन कोई मजबूरी का नाम नहीं है भाई हमारे पास फालतू टाइम है चलो यहीं बिताते हैं, अब क्या करें। ऐसा नहीं है कि चलो अभी काशी में तो मतलब वहाँ तो उत्तराखंड में तो बारिश हो रही है, वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, चलो छोटी सेफ जगह है आज यहाँ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे परेशान हो जाएंगे आप, है ना। अगर आप ज्ञान संपन्न हैं तो बताइए अध्ययन का मतलब क्या है, अध्ययन प्रक्रिया क्या है, उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले हमको अपना पता लग जाए कि हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हैं। सोचिए 2 मिनट कि भाई हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ इस दुनिया में, है राजेंद्र भाई। सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं हम मतलब मैं आपके बारे में कैसे कह सकता हूँ, आप ही बता सकते हैं। अच्छा बढ़िया है, एक एक से पूछें क्या, नहीं पूछें, चलो कोई पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है संगीत भाई, भाई मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं भी अभी यहीं पर हूँ, मैं इधर कहीं बीच में अटका हुआ हूँ, इसके और इसके में, उसको मैं बताऊँगा कहाँ पे अटका हुआ, है ना। अटका हुआ हूँ का मतलब ये नहीं कि अटक गया हूँ, मतलब यात्रा है। क्योंकि भैया ये 14 किताब इसीलिए हैं, ये जो बोल रहे थे। हाँ ये तो अभी आपकी प्री प्रिपरेशन है, ये जो हो रहा है ना अभी, ये तो अभी आपका एडमिशन होना है अध्ययन में, उसकी प्री प्राइमरी है। मतलब आपको वर्ड समझ में आ जाए। मैं बता रहा हूँ उभय, जैसे इन्होंने पूछा उभय का मतलब क्या है, हम बार बार उभय तृप्ति वहाँ पूछने में शर्म आती है, कोई पूछता नहीं है। यहाँ पूछ सकते हो। नहीं मिलेगा, पहले 6 महीने तो रगड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद पहले एक बार कम से कम वो देखने के लिए, एक मैंने बोला ना, आप गलती से कभी दिख जाए हो सकता है, पर आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक पता ही नहीं है। जांचने का तरीका नहीं है ना आपके पास, पैमाना नहीं है ना, टूल नहीं। भाई मान लीजिए आपको, है ना, क्या बोलते हैं, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा अनईजी है, फील हो रहा है, लेकिन जब तक नापेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। डॉक्टर ने बताया देखो आपका शुगर बढ़ भी सकता है, तब तो जांचना शुरू करेंगे ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं है ना। और आप अपना जैसे जीते रहे वैसे चले जा रहे हैं, आपको हो भी गया हो तो भी थोड़ी, या है ना, या कई बार तो ऐसा होता है कि नाप भी लिया है भी तब भी हम मान लेते हैं हमको थोड़ी है, हमको तो होता ही नहीं है। तो भ्रम के कई प्रकार हैं, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। तो ये तो अभी प्रीपरेटरी क्लास है, क्या बोलते हैं इसको संकेत भैया, नर्सरी, प्री प्राइमरी, मतलब तैयारी जो कहते हैं ना, प्रीपरेटरी क्लास है अभी। इसमें तो जो शब्द है, अब 4 आयाम हैं तो वहाँ पे तो 4 आयाम दिखाई देगा। 4 आयाम का मतलब क्या है वो बहुत पढ़ने के, घूम फिरने के बाद में पता समझ में आएगा। अब आपको क्या लगेगा 4 आयाम है, भैया यही है, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब ये है, व्यवहार का मतलब ये है, विचार का मतलब ये है, अनुभव का मतलब ये है। तो ये केवल जो शब्दावली ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनकी कुछ कुछ क्लैरिटी है, पूरी नहीं मिलेगी।
एकदम सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा, सुखी होना तो फिर बाद में चालू होगा। ठीक है, हाँ माइक लें, माइक लें, ये आ रहा है माइक आपके पास। चौदह किताब कंप्लीट होने के बाद कुछ मेरे को स्मरण में उसका सूचना आ जाता है, तो उस क्रम में कोई मानव बढ़ रहे हैं मेरे से सुपीरियर, तो उसका कुछ झलक मेरे को दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। क्रम में जी 3 चीज़ें होंगी जब आप 14 किताबों से गुजर जाएंगे। पहली बात तो अब ये पता चल जाएगा कि अनुभव मूलक जीना क्या है, उसकी सूचना मिल जाएगी। वैसा मैं जी पाऊंगा, वैसी योग्यता आए या नहीं आए, पर उसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, अपना मूल्यांकन करने का आधार मिल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और कितना यात्रा शेष है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा कि सुख की संभावना, इसको बोलते हैं ना कि रेसिपी, मतलब एक भास हो जाता है, पढ़ के आभास हो जाता है कि हाँ इसमें जो लिखा हुआ है, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो भी अभ्यास यहाँ पे होंगे परस्परता में, संस्थान में हमारे सारे सहयोगी भाई जो पीछे बैठे हैं उनका काम ही ये है ना, उन्होंने ठान के ही रखा हुआ है कि आपको कुछ तो झलक मिल जाए, है ना। संकेत भाई हैं, हेमलाल भाई हैं और सुनती दीदी हैं और जो भी भारती दीदी, जो भी यहाँ परिवार हैं, एक परिवार ये पूरा बैठा हुआ है ना, दामोदर भाई, मीना दीदी और ये सब इसी अर्थ में है कि कुछ झलक यहाँ पे मिल जाए व्यवहार की, व्यवसाय की, विचार की कैसे है, तो वो तो मिलेगी और आपस में भी आपको मिलेगी। अभी आप आज ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने शुरुआत की है कल से, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब मैं कोई किताब लेने आऊँगा तो आप ऐसे नहीं मिलेंगे, आप अलग मिलेंगे। अगर आप टिके रहते हैं तो वो टिके रहना भी बड़ी बात है, तो ज़्यादातर तो आप में से टिके ही रहेंगे, है ना। किसी को कोई घर में इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है, नहीं तो आप टिके रहेंगे तो पूरा आपस में एक आपकी घनिष्ठता बनेगी। क्या बनेगी? घनिष्ठता बनेगी और आपका व्यवहार जैसा अभी चल रहा है ये बदलेगा। आप खुद देख पाएंगे इसको कि आपका में बदलाव आ गया है, आपको खुद भी नहीं पता चला है। ऐसा हम कहेंगे नहीं कि बदल जाओ, यहाँ कोई आदेश निर्देश नहीं है कोई संकेत भाई? संकेत भाई कोई सुबह उठ के नहीं बोलते कि आज आपको ऐसा करना है, वैसे कुछ नहीं, अपने आप होता है। फिर क्यों होता है उसकी बात करेंगे। तो अध्ययन प्रक्रिया क्या है उसी की बात कर रहे हैं। फिर अध्ययन प्रक्रिया क्या है? स्वयं स्फूर्त विधि से होना। स्फुरन जो अपने आप होता है बिना बाह्य दबाव के, शासन नहीं है। जो शासन से होता है कि इतने बजे स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, ये काम करना है, ऐसा नहीं है। माइक ले लीजिए। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लोहे को और चुंबक को थोड़ी देर के लिए एफर्ट लगा के पास लाना पड़ता है, फिर वो ऑटोमेटिकली चिपक जाता है, या मतलब क्या उसको मैं समझना चाह रही थी। ऐसा उदाहरण थोड़ा ठीक से नहीं है, मतलब लोहा और चुंबक है तो उसको थोड़ा टाइम तक पास में लाना, फिर मतलब इसका उदाहरण देखो ऐसा ही है। हाँ। जो हम परिचय शिविर में देते हैं, मुझे वो उदाहरण ही सटीक लगता है कि कोई नया साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर या गाड़ी चलाना सीख रहा है, नया पहली बार, कैसा लगता है? बहुत सारा मतलब असमंजस वाली स्थिति और भय, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और गाड़ी चलती नहीं है, और 1-2 साल सारे नियम समझ में आ गए, गाड़ी समझ में आ गई, ट्रैफिक के रूल समझ में गए, और फिर गाड़ी चला रहे हो। तो गाड़ी चलाते हो कि गाड़ी चलती है? गाड़ी चलती है। आपको पता ही नहीं, आप तो और बहुत कुछ कर रहे होते हो बच्चे से बात। तो वो उदाहरण ज़्यादा है। स्वयं स्फूर्त विधि से होना है कि अब वो अपने आप होने लग गया है, एफर्टलेस होने लग गया है। क्यों होता है उसकी बात करेंगे, कैसे हो जाता है। हाँ जी। और एक क्वेश्चन बन रहा था भैया, जैसे आप बोल रहे थे कि एक मान्यता है जो कि सही भी हो सकती है, बट मुझे नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है ना। और लेकिन मैं उसको जांचा हुआ नहीं हूँ। जब मैं जांच लेता हूँ तो मेरी एक अलग स्थिति बनती है, सही भी है, जांचा नहीं हूँ, मतलब 2 प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। तो वो बुक पढ़ते टाइम जब मैं किसी भी चीज़ को जांचूंगी
तो मतलब मुझे क्या करना है, मतलब जांचते टाइम उसी चीज़ को, मान लीजिए कुछ ऐसी भी चीज़ होगी बुक पढ़ते टाइम जो कि पहले से भी ठीक होगी, क्योंकि मैं भी तो उसमें डूबी भीगी घिरी हूँ ही। तो वो आपकी पुष्ट हो जाएगी। उसको कहते हैं कि भाई मैं पे ऐसे ही सोचता था। नागराज जी को अनुभव, क्योंकि ये लिखा तो नागराज जी ने, जो अनुभव संपन्न व्यक्ति, उन्होंने ऐसा बोला है तो मेरा मतलब ठीक ही है, तो विश्वास बढ़ जाएगा कि मैं ठीक ही सोच रहा था। अच्छा, उसको कहते हैं पुष्ट हो जाना। अच्छा, और जो कल आप एक बात, और अगर गलत है तो वो उसके लिए संघर्ष होगा आप में। और एक चीज़ और भैया जी, कल जो बात हो रही थी हिट एंड ट्रायल की, तो ये व्यवहार विचार ये सब चीज़ों में भी तो हिट एंड ट्रायल से ही हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कहाँ तक? मतलब वो अनुभव मूलक विधि से जीने के लिए ये पूरी तैयारी चल रही है ना, तो ये हिट एंड ट्रायल लगभग चल ही रहा है। उसके बाद में जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब फिर वो जो सीक्वेंस आप बता रहे हैं फिर वो हो पाएगा। तो अभी तो पूरा ये हिट एंड ट्रायल ही है ना? नहीं, हिट एंड ट्रायल मैंने कल बताया था। अब आप अध्ययन की प्रक्रिया में जा रहे हैं। जो विधि तय हो गई है उसके आधार पर जो प्रक्रिया तय होती है उसको फिर अध्ययन बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल है, आपके पास कोई विधि नहीं है। कल मैंने उदाहरण दिया था कि आपको पता ही नहीं है रेसिपी, फिर भी आप दड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो हिट एंड ट्रायल है। अब आपके पास रेसिपी भी है, कंटेंट भी है, अब उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हो तो उसको अभ्यास बोलते हैं, फिर हिट एंड ट्रायल नहीं बोलते। जी ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी, और कोई बात? यहाँ तक कि मैं मुकुंद भाई आपने माइक उठाया था फिर रख दिया, जवाब मिल गया तो कोई बात नहीं, पर ये बता दीजिए कौन सा सवाल आया और उसका जवाब क्या मिला? जवाब अलग है सर। जैसे इतने लोगों को अभी जागृत हुए होंगे अभी तक, ऐसा करिए माइक पास में लाइए। कई लोग अभी तक जागृत हुए होंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया अस्तित्व को? बताया तो है उन्होंने। नहीं, बहुत लोगों को है ना इससे पहले, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया? उनको भी यही अनुभव हुआ होगा। हुआ ही होगा। हाँ, तो उनको भी वही होगा कि हमें सब कुछ आसपास से मिला है, मतलब मानव से ही, तो उसको दिया जाए करके। ऐसा क्यों नहीं होता उन लोगों में? मतलब अस्तित्व पूरा समझ हो चुका है उन लोग को, तो बाकी लोग को क्यों नहीं दिया वैसा? कैसा नहीं दिया? जैसा समझ है वैसा। क्या लगता है, मतलब अगर हुआ होगा तो क्यों नहीं दिया होगा? आदर्शवाद तो ऐसे ही बने है ना। हाँ, से हो तो गलत कहाँ बोल रहे? उसका फल परिणाम हमने बताया कि भाई वहां से तो यहाँ तक पहुंचे ना। जागृत मानव का भी वही होता है, मतलब गलत हो सकता है विधि। क्या चीज? सोचिए, क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो भी मानव जाति ने अभी तक किया है वो बेकार नहीं किया है, सब सुख के अर्थ में किया है। भाई मोबाइल फोन आया तो उससे पहले क्या लैंडलाइन आई थी, तो वो गलत थी क्या? आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो उसने मोबाइल फोन क्यों नहीं सोचा। भाई नहीं आया ध्यान में, क्या कर सकते हो? उसकी जान ले लोगे क्या? उसको कम से कम लैंडलाइन तो ध्यान में आई। लैंडलाइन ही ध्यान में नहीं आती तो मोबाइल कहाँ से आता? अच्छा, ग्राम बेल से पहले किसी को ये भी नहीं लगा कि फ़ोन पे बात हो सकती है, वो चिल्ला के बात करते थे। सर जैसे बुद्ध ने परंपरा बताई अपनी, ठीक है, तो उसमें सबको नहीं हो सकता, तो ये कि मतलब जागृत मानव है वो, तो सभी के लिए बताना चाहिए ना। अब क्या करें, उनकी क्लास ले लें, वो तो है नहीं। भाई क्यों नहीं बताया? भाई ये ना तो ये पूछ सकते कि आपको कितना समझ में आया, अनुभव संपन्न हुए कि नहीं हुए, फिर आपने कितना बताया, फिर ये हुआ क्यों नहीं, अभी भी लोग दुखी क्यों हैं। मैं ये मानता हूँ उनका सम्मान इतना है। मैं बात कर दूँ, फिर एक बात बताइएगा कि जितना समझ में आ गया उतना उन्होंने बताया, है ना। पर देखिए हिमलाल भाई खुद कई परंपरा से गुजरे। भैया माइक ले लीजिए, बढ़िया बात बताइए, इधर आके बताइए। हाँ हाँ, माइक 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 तो होगा कहीं, हाँ माइक दीजिए। हाँ माइक से बताइए। यानी उनका ऐसा कहना है कि अभी तक तो बहुत महापुरुष हुए, बहुत जागृत पुरुष हुए, तो अभी जैसा बताया जा रहा है, जैसे बाबा जी एक नाग राज द्वारा ये बताया जा रहा है, उसको आपके द्वारा प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे पहले जो महापुरुष हुए उनके द्वारा क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ, उनका कहना है। ऐसा ही कह रहे हो, है ना? यही प्रश्न है ना आप? हाँ। तो क्यों नहीं हुआ बताओ। आपसे पूछते, वो तो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा जो तरीका है कि अगर किसी को और भी पता है तो मैं तो उनसे पूछता हूँ, दिनेश भैया आप बताएंगे कुछ, भाई क्यों नहीं बता पाए, जैसा नागराज जी बता गए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कोई भी चीज़ को, जिस स्थिति में नई चीज़ आने के लिए पुरानी चीज़ को समृद्ध होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़। उससे पहले विज्ञान डेवलप नहीं हुआ, है ना, बहुत सारे, है ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ कुछ ज़्यादा ही थी।
अगर आप 2000 महात्मा बुद्ध कब हुए? 2500 साल पहले। उस समय की समाज की स्थिति क्या होगी, है ना? तो जितनी उस समाज की स्थिति उससे थोड़ा आगे बढ़ाने का ही काम होता है। तो उतना उन्होंने बता दिया कि इतना ही समझ में आएगा। अब आप छोटा बच्चा है उसको PhD थोड़ी करा दोगे। 5 साल का बच्चा उसको तो AI ABCD बताना पड़ेगा। अब आप पहुंच गया, है ना, तो भाई 5वीं क्लास में नहीं बता सकते थे। तो धरती का भी एक क्रम है, इस पे बात करेंगे। जो हम जब वस्तु को समझेंगे, अस्तित्व को समझेंगे, तो पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि धरती का जैसे एक बच्चे का क्रम है ना, पैदा होता है। अब पैदा होते ही तो आप स्कूल में नहीं डाल देते हो, पहले तो खिलाना पिलाना पड़ेगा उसको, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसकी पॉटी भी साफ करनी पड़ेगी, है ना, धीरे धीरे फिर उसको कुछ पढ़ाने भेजोगे। तो ऐसे ही मानव जाति का भी एक क्रम चल रहा है। और जो भी महापुरुष जिस समय भी आते रहे हैं, समाज उनको क्या हुआ वो तो एक अलग बात है, पर वो प्रस्तुत उतना ही करेंगे जितना समझ में आ जाए। मतलब अभी शोध और अनुसंधान निरंतर चलता ही रहता है। बिल्कुल। नागराज जी ने खुद कहा एक बार कि मतलब मैंने ये सुना है संकेत भैया, है ना, मेरे से तो खुद नहीं कहा, पर उन्होंने जिनको बताया उनका मेरा सुना हुआ है, शायद रिकॉर्डिंग में भी होगा, कि मान लीजिए आपके अनुसंधान से, है ना, धरती पे ये सब नहीं घटता है, समाधान समृद्धि है वैसे, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने खुद कहा हो सकता है मैं दोबारा आके फिर से अनुसंधान करूं कि कैसे बताया जाए। अनुभव नहीं बदलता है, क्योंकि जानने मानने का तृप्ति बिंदु तो वैसे ही रहेगा, पर वो संप्रेषित कैसे किया जाए। और उन्होंने खुद भी उसमें काफ़ी प्रयास किया है। जो शुरू में जिस तरह से बताते थे, बाद में जैसे बताते थे, उसमें काफ़ी भिन्नता आई। तो जो प्रस्तुति होती है वो समाज की स्थिति परिस्थिति को भी ध्यान में रख के होती है। ठीक है, बढ़िया। और कोई मुद्दा? जैसे अभी भी हुआ है, जैसे रामकृष्ण परमहंस तो ज़्यादा साल नहीं हुआ है उन लोगों को, जैसे बुद्ध का 2500 साल पहले हुआ है, तो उन लोग का अलग होगा परिस्थिति। तो अभी परमहंस और अभी भी कई हो तो मानव जाति के जो बदलने का कर्व है ना बेटा, वो ऐसे चल रहा है। तो यहाँ में और यहाँ में बहुत फर्क है 50 साल में, जबकि यहाँ में और यहाँ में बहुत फर्क नहीं है। तो 2 लाख साल में जो हुआ, मैं बता दूं आपको 2 लाख साल का इतिहास, बताया तो होगा परिचय शिविर में, नहीं बताया? बताया था आपको, तो बताया है नहीं। चक्का वाला अलग बात है। मानव जाति का जो प्रयास है वो ऐसे जा रहा है, और कभी मैं ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, है ना। अखंड समाज यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। कंप्यूटर आने में कितना समय लगा? अगर कंप्यूटर को ही ले लें, जहाँ से मानव जाति की शुरुआत हुई तो 2.5-3 लाख साल लग गए। लेकिन कंप्यूटर से स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन आने में कितना समय लगा? तो विवेकानंद जी के समय में, रामकृष्ण परमहंस के समय में दुनिया ऐसी थी नहीं, हमारे दादाजी के समय में नहीं थी। वो कब हुए विवेकानंद? हाँ। और जब आपके बच्चे आएंगे, अगर आपने शादी की, परिवार व्यवस्था में गए, जो कि हमको लगता है, और जब वो आपकी उम्र के होंगे उस समय दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। रोबोट काम कर रहे होंगे, पता नहीं, मतलब जैसे लोग बताते हैं बहुत सारा बदल गया होगा। दर्शन की संप्रेषणा के लिए हो सकता है हमको ही कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, ज्ञान नहीं बदलेगा, ये वाला भाग वैसा ही रहेगा, अस्तित्व वैसा ही है, परंतु जो समाज की स्थिति है, ये व्यवहार, व्यवसाय बदल गया होगा, साधन बदल गए होंगे टेक्नोलॉजिकल। जैसे अभी पिछले कोरोना काल में इतना ऑनलाइन काम चलने लग गया दुनिया में, उससे पहले उतना नहीं चलता था। जब कोरोना हुआ, लोगों को घर में बंद होना पड़ा, जितना डेटा का, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हुआ, तो टेक्निक और ये सब का सम्मिलित रूप में जो हमने कहा कि ये वातावरण, शिक्षा, सब मिलके कुछ मान्यता बनती, उसी पे काम करना होता है ना। तो जैसे सुख नहीं है तो वही रहेगा ना, पहले भी बोले अभी भी बोले, वो तो वैसे ही है। हाँ, वैसे तो वो तो वैसे ही बोला उन्होंने। तो इसमें भी आगे परिवर्तन होगा, ऐसी बढ़ रहे तो नहीं, सुविधा में सुख नहीं है, वो तो बाद में भी ऐसे ही आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी आ गई तो सुविधा से सुख होने लग जाए, वो तो नहीं बदलेगा। जो नियम है वो शाश्वत है। आप तो संप्रेषित की बात कह रहे थे ना, जो हेमलाल भाई ने कि उन्होंने ऐसा प्रस्तुत क्यों नहीं किया। वैसा प्रस्तुत होने के लिए समाज में स्थिति परिस्थिति बननी पड़ती है। जैसा समाज की स्थिति, आज बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा विधि से उन्होंने प्रस्तुत किया है
पहले वो आदर्श उपदेश या समाधि, उस तरह की संयम, ध्यान, जो विधियां प्रचलित थी जिसको लोग समझते थे, वैसी विधियों में बता दिया। ठीक है, हाँ जी हितेश भाई। सर पहले भी मतलब भाषा भी एक नहीं था, सबका भाषा अलग अलग था। अब तो एक सब समझ सकते भाषा। पहले शिक्षा भी एक नहीं था, अलग अलग शिक्षा था। तो अभी सब लगभग पूरे दुनिया एक जैसा हो गया। तो एक तरीके से बचाएंगे तो पूरी दुनिया समझ सकते हैं, एक भाषा बचाएंगे तो पूरी दुनिया में समझ सकते हैं। पहले बहुत जबरदस्त बात, भाषा की परिभाषा नहीं थी, मतलब इतना अच्छे से अभी है। अभी जितना हम कनेक्टेड हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, सब चीज़ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और शिक्षा की यूनिवर्सलिटी हो गई है। भाई जैसा गणित आपने पढ़ा है, अमेरिका में भी वैसे ही पढ़ा है, पाकिस्तान में भी वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, बदल नहीं गया है। पहले जबकि अलग अलग होता था, मतलब गणित नहीं कुछ और ही होता था, जो पढ़ाते थे वो बिल्कुल एक छोटे से समुदायों में ही सीमित रहता था, है ना, काफ़ी कुछ जैसा है। अभी क्या है, बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी आ गई है, व्यवसाय में भी, शिक्षा में भी, फैक्ट्री हैं। अब लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, SOP बना डाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि ये कंपनियां तो ऐसी करती हैं मल्टीनेशनल, पिज़्ज़ा जैसा आप यहाँ खाओगे वैसे ही अमेरिका में भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बना दिया है वैसे ही, आटा सब मैकेनाइजेशन है एकदम, बर्गर है वैसे ही मिलेगा। जबकि हमारे घर का बना हुआ रोटी आज अलग है, कल अलग हो सकती है, आज की दाल और कल की दाल के स्वाद में बदलाव आ सकता है, क्योंकि उसका कोई वो उसमें क्रिएटिविटी बनती रहती है। तो जैसे नागराज जी ने शिक्षा व्यवस्था द्वारा परंपरा आगे करके बनाया है, हाँ। तो पहले शिक्षा व्यवस्था ऐसा था ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो अभी आया शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण विश्व में, तो अभी अनुसंधान किए, पहले नहीं था तो नहीं। सही बात है मुकुंद भाई, ठीक है, आप दोनों दोस्त हैं, थोड़ा और आपस में बात कर लेना। हाँ तो अब आपस में ही कर लेना, मुझे लगता है थोड़ा हो जाएगा, बचेगा तो बताना बाद में, है ना, पहले दोनों निपट लेना। हाँ दोनों भाई, हम लोग दोस्त हैं, मुझे लगता है भाई हैं कि दोस्त हैं, भाई हैं, हाँ ये बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। पहले भी शिवांश और सूर्यांश थे और अभी भी मुकुंद और हितेश हैं, दो भाइयों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। तो पहले दोनों समझे भैया, आपस में इसने बढ़ाए थोड़ा चाय के ऊपर। बड़ा कौन सा है, आप हैं, हाँ देखो बड़े वो लगते हैं, वो चेहरे से वैसे पहले भी ऐसे ही थे, है ना, सूर्यांश और शिवांश में भी ऐसे ही था। बढ़िया है, तो कर लोगे ना आपस में बात, बचेगी तो मुझे बताना, फिर सभा में करेंगे। ठीक है, बढ़िया। और घंटी बजे तो मुझे बताना, मुझे आजकल घंटी सुनाई नहीं देती है? हाँ ये थोड़ा एक तो ये लगा रहता है ना। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़े। कोई और यहाँ तक जितनी बात हुई है अभी केवल इतनी हुई है, मानव है, मानव के 4 आयाम हैं। दिखने में ये आता है, दिखता इतना ही है, चाहे अनुभव के साथ हो, चाहे अनुभव मूलक हो या यहाँ से आ रहा हो, लेकिन ये बदलता है। क्यों बदलता है? अगर ये बदलना है, ये बदलना है, फल परिणाम बदलना है, तो क्या बदलना पड़ेगा? हमको तो निरंतर सुखी होना है, तो क्या बदलना पड़ेगा? जोर से बोले। नहीं, विचार तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले तो ये बदलना है, तो ये बदलेगा, पहले तो ये और ये बदलेगा, तब तो ये बदलेगा। ये क्यों कब बदलेगा? जब विचार बदलेगा। विचार कब बदलेगा? ये अध्ययन प्रक्रिया है कि इसको बदलना है तो ये बदलना है। अगर ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो बदलना किसको है? परिमार्जन, इसी का नाम है। आप बार बार परिमार्जन परिमार्जन शब्द पढ़ेंगे। वैचारिक परिमार्जन, प्रवृत्ति परिमार्जन, बहुत सारा परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब है मूल रूप में मेरी मान्यताएं बदलनी है। मूल रूप में दिनेश भैया मान्यताएं बदलती हैं। मान्यताएं बदली तो विचार बदलने के लिए कहाँ है दीदी? निष्ठा दीदी, कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। विचार जैसे ही बदला, कार्य व्यवहार बदलता ही है। मुख्य बात इतनी है कि मान्यता कैसे बदलें, ये सबसे झंझट का काम है। ये मेरी उम्र भर की कमाई, जिंदगी भर की कमाई है ना, वो मैं चिपका के रखता हूँ। उमेश भाई, भाई मेरी मान्यता है, तो मैंने बड़ी मेहनत से पैदा की है, कमाया हुआ है, वही तो मेरी कमाई है पूरी जिंदगी। मेरा विचार, मेरा मान्यता, वो आसानी से जाता नहीं है। जिससे भी मैं अटैच हूँ, किसी योग से,
पतंजलि योग सूत्र की जैसे बात करते भाई मेरा है, मैंने इतनी मेहनत लगा दी ना उसमें, 20 साल लगाए भाई, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं गलत हो सकता हूँ क्या? सबसे बड़ी अड़चन ये आती है, मेरा जो भी मान्यता है वो मुझसे मेरा बहुत मोह, अटैचमेंट, लगाव रहता है, वो मेरी पहचान है, वो मेरी उम्र भर की कमाई है। सबसे बड़ी हर्डल बदलने में क्या आती है? उसके साथ चिपकाओ। तो हम क्या कहते हैं भाई? तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, उसको आप कमाई को बढ़िया से एक कोने में रख लीजिए, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। क्या फेंकने की ज़रूरत? उसको रखिए साथ में। इसको पूरा का पूरा किसको? अनुभव मूलक विचार को, क्योंकि यहाँ मान्यता से है, अनुभव से आ रहा है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको करना पड़ेगा, ये कर्व को तो हटा ही देते हैं, है ना। हमको विचार बदलना है, मान्यता बदलनी है, तो पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या समझ में आया? नहीं, वो तो बाद में होगा, पहले अपना जो चिपकाव है। मुकुंद भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है अपना विचार के साथ, जिसको आप पढ़ेंगे इच्छा बंधन, विचार बंधन, कि मेरी जो मान्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ। हम अपने गुरु को दुनिया का सबसे अच्छा गुरु मानते हैं, चाहे गुरु बदल जाए बाद में, उसी को गाली देते हैं। फिर पुराना गुरु जैसे ही बदला, अब सबसे अच्छा कौन सा गुरु है? जो करंट का है। ये हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अहंकार, हमारे अभिमान का जो आधार है वो हमारी मान्यताएं हैं। जिसको हम गुरु मानते हैं वो सबसे अच्छा, वो जगत गुरु है। दूसरों का गुरु गुरु ही नहीं है। दूसरों का गुरु गुरु नहीं है, वो तो लुटेरा है, लुच्चा है, पापी है, भटकाने वाला है ना। हमारा गुरु सबसे अच्छा। उसी के साथ हमारी धारणा, हमारी मान्यता, हमारी फिलॉसफी, जो भी नाम लें, अगर हम हिंदू संप्रदाय में पैदा हुए तो गीता, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद सबसे अच्छे। उसके बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते, लड़ लेंगे, मर लेंगे, लेकिन आपने अगर उन पे उंगली उठाई तो हमसे बड़ा दुश्मन। वैसे हम अच्छे आदमी हैं, वैसे हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन आपने अगर उसकी तरफ उंगली उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर हम मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुए, आपने अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट, कुरान के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया, वैसे हम बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर वो कर दिया, आपने ईसा मसीह के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, बाइबल पे उंगली उठा दी, ऐसा हुआ था। पोप ने भी माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने किसको? गैलीलियो को तो, या कोपरनिकस को तो, जब उसने बोला कि देखो भाई, ऐसा नहीं कि धरती केंद्र में है और सूरज चारों ओर घूमता है, वैसा नहीं है। केंद्र में सूरज है, धरती घूमती है। बोला बकवास, गीता में वो गीता नहीं, बाइबल में लिखा है, उससे अलग कैसे हो सकता है? उसको जेल में डाल दिया। मारा भी था क्या? मारा पीटा तो होगा ही। किसको मारा था? गैलीलियो को कि कोपरनिकस को? कोपरनिकस को। हाँ जी, किसको जलाया था? मैं कंफ्यूज हूँ, एक बताएं राकेश भाई, किसको जलाया था? आप भी मेरे ख्याल से बोल रहे हो, पक्का किसको पता? देखो ये मान्यता है, जांचा नहीं है। आप बताइए। हाँ, वो सजा दी गई थी, पर जलाया किसको था? पक्का? शोभा दीदी की बात मान लेते, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, हमें लगता है जांचा हुआ है। मुझे भी कंफ्यूज है। एक को, कोपरनिकस को तो मार दिया था और गैलीलियो को जेल में डाला था, और उसको बोला था कि देखो मार देंगे या तो मान जाओ। तो उसके साथी ने बोला यार देखो, अब तुमको पता है ना, ये तो मार ही डालेंगे, तो तुम बोल दो ना यार, क्या बात है? बोलो यार अब कैसे बोल दूँ? उसने ऐसे बोला था जब सच का पता चल गया है ना। तो इतनी सेंसिटिविटी चीज़ है, उस समय मारा। पोप ने अब माफ़ी मांगी कि भाई हमने गलत कर दिया था, क्योंकि विज्ञान सबका पता चल गया, ये तो सूरज ही केंद्र में है, पर लोगों को मारा गया है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि मान्यता इतनी बड़ी चीज़ है। अभी आपने बताया कि वो बच्चा कूद गया, एकदम पिंटू कूदा ही नहीं। मानव जाति ने जितना मान्यताओं के आधार पर
अब हम संप्रदाय धर्म की बात नहीं करते। ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो किसके आधार पर हुई हैं? मान्यताओं के आधार। जांचा नहीं है। हमारी मान्यता, हमारा गुरु, हमारा संप्रदाय सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। एक संप्रदाय वाले मानते हैं कि जिस दिन धरती पे विनाश होगा, प्रलय आएगी, हम बचे रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। और ऐसा हर संप्रदाय वाले मानते हैं, क्योंकि हमारा गुरु सबसे अच्छा है, वो हमको बचाएगा। बताइए, तो सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है, अस्तित्व, अच्छा अस्तित्व में कोई गुरु ही नहीं है। बाय द वे, कोई ऐसा अल्लाह, ईश्वर, ताकत जो भी है, वो उसका स्वरूप क्या है वो पता चलेगा। जो नहीं है पिंटू जैसा, जो नहीं है उसको मान के कूद पड़ते हैं, बाद में पता चला जन्नत मिली कि नहीं मिली कुछ पता नहीं चला। पर मान के तो अभी तो सब जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज, जितने भी लड़ाई झगड़े, सब किसके आधार पे हो रहे हैं? मान्यता के आधार पर। क्योंकि सारा जो विचार व्यवहार व्यवसाय है, आप दिन भर पढ़ाएंगे कि देखो ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग बहुत बड़ी चीज़ है और वहाँ सब कुछ मिल जाता है और उसी के लिए ज़िंदगी है। तो जो भी आप करने को कहेंगे, बोलेंगे कि भैया छत से कूद जाओ तो कूद जाएगा, स्वर्ग मिल जाए उसको। तो आप बोलोगे नहीं पानी पीते रहो, केवल पानी पीने से स्वर्ग मिल जाएगा, वो पानी पिएगा। जैसी मान्यता बना देंगे उसके हिसाब से विचार, उसके आधार पे व्यवहार, उसके आधार पे व्यवसाय। दिनेश भैया ठीक बात है, कुछ गलत है तो बताइएगा। बहुत सही है, बिल्कुल। तो गड़बड़ कहाँ है? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद। तो घंटी की बात सुन लें, फिर घंटी की बात मान लें। शेष नारायण भाई क्या कहते हैं? ये तो कोई अभी लंबा चलेगा, मैं बस एक लाइन जो बोलने वाला था उसको पूरा कर दे। नहीं ठीक बात है। तो सबसे बड़ा हर्डल मैं ये बता रहा था। देखिए, मैं फिर से लिंक बताता हूँ। रेसिपी जो आप कह रहे थे, सुखी होना चाहते हैं, सुख का फल परिणाम कार्य व्यवहार व्यवसाय का परिणाम है ना। अनुभव का हमने बताया, सहस्तित्व में अनुभूति यहाँ पर है, विचारों में समाधान यहाँ पर है, व्यवहार में जो सुख है वो यहाँ पर है, व्यवहारिक यहाँ पर है। सुखी होना है तात्विक रूप में यहाँ पर है, ईसायाम में है, साक्षात्कार बोध अनुभव में। जो कल परिभाषाएं, हाँ जी नमस्कार, निष्ठा दीदी जो पूछ रही थी कि तात्विकता कहाँ है निष्ठा दीदी? अच्छा, यहाँ है। तो चारों ही आयाम है, मानव अविभाज्य है। ये बार बार भाषा आएगी, अविभाज्य है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है। मानव है, शरीर और जीवन और दोनों मिलके चार आयाम एक साथ है, ठीक है। तो तात्विक सुख यहाँ पर है, तात्विक सुख जब इस जगह पर हम देखते हैं, सहस्तित्व में अनुभूति अनुभव वो यहाँ पर है, विचारों में समाधान वैचारिक सुख यहाँ पर है। विचार हम अच्छे कर पाते हैं, किसके आधार पर? अनुभव के आधार। तो विचारों में शांति बनी रहती है। हमारे विचारों में द्वेष, आवेश, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। कब नहीं होगा? अगर इसकी निरंतरता हो जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगा, तो ये अपने आप यहाँ से सब निकल जाएंगे। आवेश, हट, जिद, अभिमान सब गायब हो जाएगा। भय, चिंता, पीड़ा वो कहाँ है? वो तो इस आयाम में है ना, वैचारिक आयाम में है। अभी आपको रस्सी है और आप सांप मान लेते हो, तो दिल की तो ऐसी तैसी हो ही जाती है। आपने मान लिया, हार्ट तो बेचारा फेल होता है। और ऐसा होता है, मान्यता से क्या होता है? अभी कोई बोले, यहाँ पे किसी का, भरत भाई, गुजरात में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बता दें मार्केट गिर गया, वहाँ गिराए नहीं गिराए, यहाँ तो आदमी गिर ही जाता है। वो तो बाद में जाके जांचेगा, गयो मार्केट ऐसा हुआ है। बाद में पता चला वो गिरते गिरते वापस भी आ गया है, पर वो आने में 2 घंटे लगे लेकिन आदमी अब गया। मान्यता से इतना फर्क पड़ता है, मान्यता से बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो सारा झंझट कहाँ पर है? स्टॉक मार्केट करने से अस्तित्व पे क्या फर्क पड़ा है? थोड़ी देर के लिए सोचें। स्टॉक मार्केट जो भी है गिरा, अस्तित्व पे क्या फर्क पड़ा? हवा चलनी बंद हो गई, सूरज छिप गया, पानी मिलना बंद हो गया, धरती खाना नहीं देगी, कुछ नहीं होगा, फिर भी आदमी लुढ़क जाता है। वो पिंटू जैसा ही है, क्योंकि उसके साथ सब जुड़ा हुआ है। पता चला स्टॉक मार्केट से ना मेरा खाना जुड़ा है ना पीना, पर उसने माना हुआ है
कि स्टॉक मार्केट है तो मेरी इज्जत है, स्टॉक मार्केट है तो मेरी पहचान है, स्टॉक मार्केट है तो मेरे घर में गाड़ी है, मतलब सब कुछ उसके साथ जोड़ा हुआ है, सारी मान्यता है। वो गिरा तो सारा गिरा, पर वो पिंटू जैसा ही हुआ। बाद में ध्यान आता है नहीं नहीं यार, गाड़ी तो है ही मेरे पास, स्टॉक मार्केट के आने जाने से क्या होता है, घर तो है ही, फिर बन जाएगा, क्या होता है, ये वास्तविकता है। तो अगर इस भ्रम में रहता है तो सारा दुख तकलीफ पहले तो यही है। पर इस पे चाय पे थोड़ा और सोचिएगा, चाय पी के आते हैं इसको, और आगे अध्ययन प्रक्रिया का क्या मतलब है, क्या होना है, पढ़ने से क्या होना है, क्या क्या करना है, इस पे हम आगे बात करेंगे। चाय पी के आते हैं। तो 11:15 हुआ है, 11:35 पे आ जाएंगे क्या है? नहीं नहीं वो हाँ 11:35 पे आते हैं, 20 मिनट देते हैं, है ना? ठीक, आइए। है जी भैया।